अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर जनाब। हफ्ते का पहला दिन और वही स्टार्ट की जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, क्योंकि होता कुछ ऐसे है कि हम लोग अच्छी तरह से चीज़ें प्लान तो करते नहीं और फिर सुबह सुबह अरे ये चीज़ नहीं मिल रही, इयररिंग्स नहीं मिल रहे, फिर बैंगल्स नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीज़ें ना हम सबको प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब हैं ही ऐसे कि हम सब जब वीकेंड आता है ना तो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं और फिर रिलैक्स होने का नतीजा ये होता है कि सुबह एट द मोमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो जनाब सुबह का आगाज़ है, आज करेंगे ढेर सारी अच्छी बातें, सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा आज होंगे हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे टॉप स्टोरीज भी जो है वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं सेहत की बात और चलते हैं और आपको बताते हैं कि जिन लोगों की कमर में रहता है दर्द वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या चीज़ें खा सकते हैं। सो हियर वी गो। अच्छा जी, बस थोड़ी सी देर में जो है हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है लोअर बैक एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं। बहुत अच्छा जनाब, तो ये हो गया जी कमर दर्द का मसला हल। अब कुछ बात कर लेते हैं कि सर्दियां हैं और फिर सर्दियों में क्या होता है कि हमारे जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैक से रहते हैं या होठ जो है वो फट जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और आज अपनी लिप्स की जो टिप है उसकी तरफ जाते हैं कि कैसे आप अपने होठों को जो है वो अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से जो आपके होठ क्रैक हो जाते हैं आप क्या कर सकते हैं। सो हियर वी गो। सेहत के हवाले से तो भाई कराची में अगर देखा जाए तो जो केसेस हैं इन्फ्लुएंजा के या नज़ले बुखार के, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि नज़ले बुखार के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और ये शिकायत लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं कि उनका गला ख़राब है या फिर जो है उनको फ्लू है या फिर जो है उनका जो टेस्ट है ज़बान का वो गायब हो गया है। तो बात ये हो रही है कि क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या कोरोना जो है वो कराची में वापस आ गया है, क्या कोरोना केसेस वापस आ गए हैं, अब क्या होगा, अब किस तरीके से होगा, क्या मास्क लगाना पड़ेगा, वही एसओपीज करनी पड़ेंगी। तो मोस्टली अब ये बातें हो रही हैं और इस हवाले से डिटेल भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। बट समहाउ अभी जो इन्फ्लुएंजा केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के केसेस देखे गए और उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इस हवाले से की है बात। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं सिटी अपडेट्स पे और सिटी अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो सिटी अपडेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि सिटी अपडेट्स में सबसे पहले हम शामिल करेंगे मौसम, क्योंकि मौसम कराची का रहता है खुशगवार और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको ना बताएं कि जी मौसम कैसा जा रहा है। तो मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी हमारी करस्पॉन्डेंट अक्सा और जैसे ही अक्सा हमें ज्वाइन करेंगी वैसे ही जो है हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि अक्सा हमें आज मौसम का क्या हाल बता रही हैं। सो सबसे पहले जो है वो आज का अभी का मौसम जान लेते हैं। हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, आज का मौसम कैसा रहेगा? 11 AM जो है वो 20 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे 21 सेंटीग्रेड रहेगा, 1 बजे 23 सेंटीग्रेड रहेगा और 25 सेंटीग्रेड रहेगा 2 बजे। तो ये आज का मौसम रहेगा। तो इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं कि फ़्लाइट्स की क्या सूरत हाल है और फ़्लाइट्स की सूरत हाल किस तरह से है और कौन सी जो परवाज़ है वो मनसूख हो रही है और कौन सी परवाज़ जो है वो मामूल के मुताबिक जा रही है। तो ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और वैसे जब फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो बड़ा अजीब लगता है, बंदा रेडी होकर जा रहा है, तैयार होकर जा रहा है, सामान लेके जा रहा है, तो पता चलता है फ़्लाइट कैंसिल हो गई। बेहतर यही है कि पहले कॉल करके पूछ लिया करें। अच्छा जनाब, कराची से जद्दा सीरीन एयर की परवाज़ 811 मनसूख कर दी गई है। कराची से लाहौर सीरीन एयर ER 522 524 भी मनसूख कर दी गई है। कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर ER 502 504 मनसूख है। कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज़ PA 200 और 208 4 घंटे ताख़ीर के बाद रात 9 बजे रवाना होगी, जबकि कराची से तेहरान ईरान एयर की परवाज़ IR 813 मनसूख कर दी गई है। कराची से बीजिंग एयर चाइना की परवाज़ CA 946 मनसूख है। इसके अलावा कराची से कोलालमपुर जो है वो उसकी परवाज़ OD 136 जो है वो भी मनसूख कर दी गई है। तो ये तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है जनाब फ़्लाइट शेड्यूल। और फ़्लाइट शेड्यूल के बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स की। भाई सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं और जब खाना पकाना हो तो रेट्स भी जान लेते हैं, चाहे शॉपकीपर से हम किसी भी रेट पर लें। सो दिखाते हैं आपको कि हमारे नुमाइंदे क्या बता रहे हैं हमें आज।
गुड मॉर्निंग सबा। इस वक्त मैं कराची के इलाके डिफेंस में एक सब्ज़ी फरोश की दुकान पर मौजूद हूँ। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सरकारी और जो बाज़ारी पर मौजूद हूँ। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सरकारी और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनमें आज भी वाज़ेह तौर पर फ़र्क मौजूद है। सबा में अगर आपको सरकारी और बाज़ारी कीमतों का फ़र्क बताऊँ तो वो इस तरह है कि अगर इस तरफ लाल टमाटर पड़ा हुआ है, लाल टमाटर की अगर मैं बात करूँ तो सरकारी कीमत जो है उसकी तकरीबन जो आज का जो रेट है उसका वो ये बताया जा रहा है कि 69 रुपये, लेकिन जो बाज़ार में इसकी कीमत है वो 120 रुपये फ़ी किलो पर विराजमान है। इसी तरह सबा अगर मैं आलू की बात करूं तो सरकारी कीमत इस आलू की तकरीबन 2 से 3 इकसाम आते 69 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, लेकिन जो बाज़ार में इसकी कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्याज की तो ये प्याज रखे हुए हैं। प्याज की अगर हम सबा बात करें तो सरकारी कीमत जो है उसकी तकरीबन 92 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलो पर विराजमान है। इसी तरह हम अगर थोड़ा अंदर आपको दिखाएंगे तो ये है, अगर हम लहसुन की बात करें तो ये लहसुन है, इसकी जो सरकारी कीमत है ये भी 2-3 इकसाम की आती है, लेकिन ख़ास तौर पर इसकी अगर हम बात करें तो 690 रुपये इसकी कीमत है सरकारी, लेकिन बाज़ार में 700 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी तरह सबा अगर हम अदरक की बात करें तो यहाँ अदरक भी रखी हुई है। अदरक की सरकारी कीमत तकरीबन ये 2 से इसके भी 2 इकसाम आते हैं ना, तो इसकी जो सरकारी कीमत है वो 265 रुपये, लेकिन बाज़ार में ये भी 400 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी तरह दीगर सब्जियाँ रखी हुई हैं, इस तरफ रखी हुई है। अगर हम बात करेंगे शिमला मिर्च की, जो शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 104 रुपये, लेकिन बाज़ार में 200 रुपये फ़ी किलो पर विराजमान है। लीमू जो कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो गर्मियों में इस्तेमाल होता है, उसकी सरकारी कीमत 207 रुपये है, लेकिन बाज़ार में वो भी तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो पर विराजमान है। इसी तरह सबा अगर हम लाल गाजर की बात करें तो लाल गाजर क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हलवा भी बनता है तकरीबात में, शादी ब्याह में, तो सरकारी कीमत तो 40 रुपये, लेकिन उसकी जो बाज़ारी कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो पर विराजमान है। तो ये आज का रेट है सबा। ये मुख्तलिफ अगर कराची के इलाकों में देखा जाए तो सब्जियों की कीमतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो शहर भर में अगर हम देखें तो सरकारी कीमतों पर तो कहीं भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता हमें, लेकिन जो सब्ज़ी फरोश हैं, दुकानदार हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि हर रोज़ मंडी में माल महंगा आने की वजह से कीमतें तब्दील होती रहती हैं, इस तरह की कीमतें मुकर्रर करनी पड़ती हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि मंडी में माल महंगा आता है तो हम भी मुनाफा रख के अपना कारोबार करते हैं, तो उसी वजह से जो है कीमतें इस तरह की है। लेकिन कमिश्नर कराची की अगर बात करें तो सरकार शहर भर में वो अपनी रेट कायम नहीं कर सकते, वो उनकी जो मुकर्रर करदा कीमतें हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो ये आज की कीमतें हैं। इसी तरह अगर हम गुज़श्ता 3 महीने से देखें तो सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला मुसलसल जारी है। बिल्कुल जनाब, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला मुसलसल जारी है और इतना डिटेल में हमारे नुमाइंदे मीर केरियो ने हमें बताया, आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम के हवाले से भी। मौसम जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको मौसम की अपडेट ना दें। मौसम जो है वो सर्द है, लेकिन कौन से इलाकों में झक्कड़ चलेंगे, बर्फबारी होगी, ये भी ज़रा सुन लीजिए। क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं, वाओ वेरी नाइस। और जनाब आज का मौसम कैसा रहेगा? मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। अच्छा, शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में जो है वो हवाएं चलेंगी, झक्कड़ चलने के साथ बारिश और बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। जबकि पंजाब के बेशतर अजला जिसमें बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध जो है वो छाई रहने की तवक्को है। और जनाब अब ये स्नोफॉल आप देख सकते हैं और हवाएं, तेज़ हवाएं, मौसम ज़बरदस्त, लेकिन साथ साथ लोगों को जो है वो एहतियात भी करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर किया जनाब आज का मौसम। अब मौसम के बाद जो है थोड़े से गोल्ड के रेट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि आप सोना वगैरह ख़रीदने जाएँ तो आपको पता हो कि भाई सोना जो है उसके एक्चुअल प्राइस क्या है। सोने के जो एक्चुअल प्राइस हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आज है जनाब 20 जनवरी और 20 जनवरी 2025 को कराची में 24 कैरेट सोने की कीमत 2,86,100 रुपये फ़ी तोला है। और कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ये हमने आपको अपडेट किया है और 22 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 2,62,327 रुपये फ़ी तोला है। तो ये तो हो गए जनाब गोल्ड प्राइजेस। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट करेंसी। तो क्या है करेंसी रेट्स? हियर वी गो नाउ।
अच्छा जी, करेंसी के रेट्स आ गए हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 175, कैनेडियन डॉलर है 197, यूरो है 290 एंड कुवैती दिनार है हमारे पास 905 पर। Now we have UK pound 345, Saudi Riyal 74.65, Swiss franc 30651 एंड US डॉलर 281। तो ये तो हो गए हमारे करेंसी के प्राइस। अब कुछ खाने पकाने की बातें कर लेते हैं। अच्छा, जिन्होंने सब्जियां पकानी हैं उनको रेट्स हमने बता दिए, लेकिन जिन्होंने दालें पकानी हैं वो ये रेट ज़रा सुन लें। तो दालों के जो रेट्स हैं वो आज क्या क्या हैं। दाल मूंग जो है वो है 409, अच्छा 409 है ये दाल मूंग। उसके बाद जो है दाल चना वो है 369। उसके बाद दाल मसूर जो है वो है 295। फिर दाल साबुत मसूर जो है वो है 279। उसके बाद दाल माश जो है वो है 525 एंड इट्स वाइट चना। अच्छा, वाइट चना बहुत सारे लोगों को वैसे पसंद होता है। वाइट चना जो है वो है 369 एंड ब्लैक चना जो है वो है 299 और रेड लोबिया जो है वो 600 एंड वाइट लोबिया जो है वो है 409। तो ये तो जनाब आज हमने आपको बताया कि किन किन लोगों ने दाल पकानी है, तो वो ये रेट्स जो हैं वो सुन लें। अब दाल के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है चिकन भी सोच रहे होंगे कि भाई दालें वाली बता दी इसने, हमें चिकन के रेट्स भी बता दे। वैसे लेते तो आप मनमाने निर्खों पर ही हैं, ज़रा चिकन के रेट्स भी शेयर कर लेते हैं आपके साथ। तो चिकन के रेट्स जो हैं वो है, ब्रायलर मुर्गी जो है वो 400 रुपये की है और मुर्गी का गोश्त जो है वो है 640 का। तो ये मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर किया कि मुर्गी के जो प्राइजेस हैं वो ये हैं। साथ साथ आपको अंडों के प्राइजेस जो हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे कि हमारे जो अंडे हैं यानी वो किस हिसाब से मिल रहे हैं और किस हिसाब से जो है अवाम नाश्ते में जो है वो ये सारी चीज़ें खा रही होती है। अच्छा जनाब, अब नाश्ते का जिक्र हो रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके साथ में जो है वो कोई रिसर्च शेयर ना करें या आपको ना बताएं कि भाई अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या नाश्ते में कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कॉफ़ी के क्या फ़वाइद हैं। तो कॉफ़ी की जो रिसर्च है एक बड़ी ज़बरदस्त, वो मैं आपके साथ में जो है वो शेयर करती हूँ एंड इट्स अबाउट, एक रिसर्च के मुताबिक सुबह के वक्त कॉफ़ी पीने से दिल की बीमारी से मौत का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। ठीक है जनाब। अच्छा, ख़ास तौर पर ये उन अफराद के मुकाबले में जो सारा दिन कॉफ़ी पीते हैं, और ये तहकीक जो है कम से कम 4000 लोगों के ऊपर की गई है। ये रिसर्च की गई कि भाई 4000 ऐसे लोग ढूंढे जाएं जिन पर ये रिसर्च की जाए कि जब वो सुबह के वक्त कॉफ़ी पीते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो फिर इनका एक अप्रॉक्सीमेटली जो है वो जायज़ा लिया गया और उसके बाद 1999 से 2018 तक जो है ये लोगों के ऊपर रिसर्च की गई एंड देन 10 साल के दौरान जो है वो 4295 अफराद की जो है वो मौत हुई और फिर जिनमें से 1200 दिल की बीमारियों से मुतासिर थे। अच्छा, अब इन तमाम रिज़ल्ट्स के मुताबिक, नताइज के मुताबिक जो है सुबह कॉफ़ी पीने वालों में मौत का ख़तरा 16% और दिल की बीमारी से मौत का ख़तरा 31% कम था, जबकि सारा दिन कॉफ़ी पीने वालों में ख़तरात में कमी नहीं देखी गई। मुमकिना तौर पर कॉफ़ी के औकात जिस्म की अंदरूनी और हार्मोनी निज़ाम को जो है वो मुतासर करते हैं। दोपहर हो या शाम, उसमें कॉफ़ी पीने से मेलाटोनिन और ब्लड प्रेशर मुतासर हो सकता है, जिससे नींद और दिल की सेहत पर असर पड़ता है। प्रोफेसर थॉमस के मुताबिक सुबह जिस्म मुतारिक होता है, जबकि शाम में कॉफ़ी पीने से नींद भी मुतासर हो सकती है। कॉफ़ी के औकात और सेहत पर असरात को बेहतर समझने के लिए मज़ीद तहकीक की भी ज़रूरत है। तो ये मैंने आपके साथ में जो है वो रिसर्च शेयर की और इसके बाद जो है वो डेफिनेटली अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉफ़ी का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा जनाब, ये तो हो गया कॉफ़ी का इस्तेमाल, लेकिन तस्वीरों का इस्तेमाल भी जो है ना वो करना आना चाहिए। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रम्प। अब ट्रम्प जो हैं वो डेफिनेटली अमेरिका में, यूएसए में एक ऐसे करेक्टर रहे जो कि अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपनी बातों की वजह से काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं और अभी भी यही कुछ हुआ। उनकी एक पिक्चर आई, अब इसके ऊपर लोग डिफरेंट जो है ना वो तज्जिए कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि ज़रा ट्रम्प की ये पिक्चर दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं, ताकि अपने नाज़रीन को बताएं कि भाई ये वो पिक्चर है जो कि वायरल हो गई। अब इस पिक्चर के बारे में कहा क्या जा रहा है ये ज़रा सुने। लोग कहते हैं कि भाई ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रम्प की नई सरकारी तस्वीर जो एक पैगाम दे रही है। अब मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट कर रहे हैं कि ट्रम्प की ये तस्वीर क्या पैगाम दे रही है। तो ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रम्प की ये नई सरकारी तस्वीर एक पैगाम दे रही है। वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक कहावत है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, जबकि उर्दू में कहा जाता है कि चेहरा आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। बस इसी हवाले से नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की हर्फ बर्दारी से कबल एक ऑफिशियल तस्वीर पर अब ये मुबाहिसा जारी है।
कोई इसे संजीदा कह रहा है तो कोई इसे बदचुगनी का गमास कह रहा है, लेकिन बहरसूरत इनकी तस्वीर कोई ताज़ा पैगाम दे रही है, ज़रूर दे रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सरकारी तस्वीर है ना, उनके चीफ फोटोग्राफर डैनियल टोरोक ने उतारी है और इसमें नौ मुंतखब सदर एक सख्त तासुर पेश कर रहे हैं, जबकि उनकी आंखें तिरछी हैं। वाइट हाउस के साबिक जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने बताया कि सदर की सरकारी तस्वीर किसी भी सदर की अब तक की सबसे ज़्यादा शाया होने वाली और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तस्वीर है। सो व्हाट डू यू थिंक, भाई आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि ट्रम्प की ये जो पिक्चर है आपको कैसी लग रही है? मतलब उसमें मुझे लग रहा है उनकी एक आंख जो है वो ज़रा सा, उसका एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है। भाई बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ बात करते हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं और हमारे मुल्क के तमाम लोग जहाँ पर पोलियो केसेस से लड़ रहे हैं, वहीं अब जब ये खबर सामने आई, वैसे ये खबर जो है काफ़ी पहले से, एक हफ़्ते पहले से रिपोर्ट हो रही थी एक एक करके, लेकिन अब जो पोलियो केसेस हैं पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इनमें इजाफा हो गया है। एंड यू नो दिस इज़ वेरी सैड, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि और कोई केसेस सामने ना आए, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। जो इसकी डिटेल है वो मैं आपके साथ में जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा भाई, इसकी डिटेल ये है कि नेशनल ECO के मुताबिक पाकिस्तान में 3 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ये कहाँ से हुए ये ज़रा मैं आपके साथ में करती हूँ शेयर। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की जो कुल तादाद है वो 21 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मेहमंद, बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला और कराची के ज़िला किमाड़ी में जो है ये केसेस रिपोर्ट हुए। KP में 9 माह की बच्ची में इस वायरस की तशख़ीस हुई। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में 15 माह का बच्चा और ज़िला किमाड़ी में 3 साल का जो बच्चा है वो पोलियो से मुतासर हुआ। सो ये जो है मैंने आपके साथ में शेयर किया और यही चाहते हैं कि इस हवाले से ज़्यादातर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ये वैक्सीन लगाएं। और इस हवाले से जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वज़ीर आला ने भी जो है एक्शन लिया और उन्होंने कहा जो ये इंसदाद पोलियो मुहिम है इसका तरीक़ाकार जो है बेहतर बनाया जाए, क्वालिटी के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, अब जो है कुछ बात कर लेते हैं हम कि भाई शहर कायद है और इवेंट से भरपूर ये शहर है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब इस शहर में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हों, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर स्टार्स के हुजूम ना उमंड आए हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर जो स्टार्स जो है वो सेलिब्रेट नहीं करें? तो भाई गवर्नर हाउस में ये तकरीब हुई और हम टीवी के जो ओवरऑल उनकी जो स्ट्रगल है, सारा कुछ सिनेरियो, उसके 20 साल कंप्लीट हुए, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग के साथ और बहुत सारी तैयारी के साथ जो हैं वो नज़र आए। उसमें सजल अली की जो एक वीडियो है वो बड़ी वायरल हो रही है और लोग उस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई सजल अली जो है वो क्या करीना कपूर की नकल उतार रही थी, सजल अली जो है वो किस तरह से बात कर रही थी। ये बहरहाल आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि ये वहाँ पे जो इवेंट था उनकी ये पिक्चर्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुशरा आपा जो हैं वो मौजूद हैं और ये ज़बरदस्त सी पिक्चर्स जो हैं वो हमने आपके साथ में शेयर की और हमने आपको दिखाई। अब जनाब ये हो गई है हमारी सारी वो तमाम तर बातें, जो ढेर सारी बातें हमने आपसे करनी होती हैं, आपको बताना होता है कि कराची में जो है वो क्या क्या चल रहा है। सजल अली की जनाब ये वीडियो आ गई, ज़रा ये वीडियो देखें आप। चलिए जनाब, आपने ये सजल की वीडियो देखी, उन्हें भूख लग रही थी और बहुत सारे लोगों ने ना इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो करीना कपूर की नकल उतारने लग गई। भाई ये क्या मतलब है? मतलब हमारे स्टार्स को भूख नहीं लग सकती? हमारे स्टार्स जो हैं वो क्या रोबोट हैं? क्या नेचुरल बात नहीं कर सकते? अब आप देखें कि मैं जो हूँ वो कितनी नेचुरल बातें करती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सब किसी की नकलें उतार रहे होते हैं। भाई हर किसी का अपना स्टाइल होता है, हर कोई अपने नेचुरल स्टाइल में रहता है। ऐसे ना कहा करें, हमारे बड़े प्यारे प्यारे स्टार्स हैं और उनकी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। आप हर चीज़ का कंपैरिजन ना किया करें जनाब। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे बहुत सारी ढेर सारी टॉप स्टोरीज़ का खुलासा कि क्या खबरें रही और उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब कुछ मौसम का हाल जान लेते हैं और मौसम का हाल जानने के लिए हमारी करस्पॉन्डेंट अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है और मौसम कैसा है। अक्सा, गुड मॉर्निंग, कैसा मौसम है?
गुड मॉर्निंग सबा। मैं इस वक्त साहिल समंदर की पट्टी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तो मौसम बड़ा ही जो है वो खुशगवार है। शहर कराची में सर्दी के जो है वो ये कह सकते हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आखिरी झटके जो है वो लग रहे हैं। एक नई लहर जो है वो शहर कराची में आएगी 22 जनवरी बताई जा रही है। उसके बाद जो है वो ये बताया जा रहा है जब मगरिबी हवाएं शहर कराची में दाखिल होंगी तो उसके बाद जो है वो दिन के औकात में जो दर्जा हरारत में इजाफा होने लगेगा। और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि दिन के औकात में दर्जा हरारत में जो वो इजाफा देखा जाएगा, जबकि रात के औकात में जो वो खुनकी और तेज़ हवाओं का सिलसिला देखा जाएगा। इस वक्त भी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ 2 दरिया की दीवार पर, तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और मौसम जो है वो सुहाना हुआ हुआ है। लिहाजा अभी यहाँ पर शहरियों का हमें रश नहीं दिख रहा है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है यहाँ पर। तो लिहाजा मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल शहर कराची के। बासी यही दिन है, इंजॉय कर लें, फिर सर्दी चली जाएगी तो फिर से गर्मी की जो है वो रोने शुरू हो जाएंगे। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आज शुमाल मशरिक़ के बाद जो है वो शुमाल मगरिबी हवाएं जो शहर का जो है वो वस्त में दाखिल हो जाएंगी, जिसके बाद जो दर्जा हरारत में जो वो खासा जो है वो इजाफा देखा जाएगा। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 14 सेंटीग्रेड है और जो महसूस किया जा रहा है वो 23 सेंटीग्रेड किया जा रहा है। अभी आप जो है वो महसूस किया जी। अक्सा, अभी आप सीव्यू पर मौजूद हैं, कैसे देख रही हैं? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कुछ लोगों को देख रही हैं, लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंजॉय वगैरह करने के लिए, मौसम का मजा लेने के लिए। जी साहिल पर तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर शहरियों का जो है वो हमें बिल्कुल भी इस वक्त जो वो रश नहीं दिख रहा है क्योंकि सर्दियों का दिन होता है तो शहरी जो है वो देर से सोकर उठते हैं। सर्दियों में उम्ूमन जो है वो यही देखा जाता है, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी मुझे रश नहीं दिख रहा। लिहाजा साहिल समंदर जो है वो कराची जो है वो एक अल्लाह की तरफ से जो है वो कराची को समंदर दी हुई नेमत है, जिसके लिए लोग जो है वो दूसरे शहरों से भी जो है यहाँ पर आते हैं। तो समंदर जो है वो हमारा बड़ा खूबसूरत है यहाँ पर, और साइबेरियन परिंदे जो दुनिया भर से जो है वो यहाँ पर आते हैं और कराची के समंदर को जो है वो 2 माह के लिए जो है वो अपना यहाँ पर जो मस्कन बनाते हैं। तो ये परिंदे भी जो है वो हमें साहिल की पट्टी पर नज़र आ रहे हैं, जो हमारे साहिल समंदर को जो है वो 4 चांद यहाँ पर जो वो लगा रहे हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पर बड़ा इंजॉय कर रही हूँ और इसी तरीके से जो है मौसम खुशगवार है। हवाएं बड़ी इस वक्त आप मुझे देख के जो महसूस कर सकती हैं कि बिल्कुल मैं आपको देख के महसूस कर सकती हूँ कि आप कितना एंजॉय कर रही हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और अक्सा हमें अपडेट कर रही हैं कि क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें बताया कि इस वक्त मौसम सूरत हाल है। जनाब अब कुछ शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज, सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करती हूँ टिश्यू बॉक्सेस की। जनाब ये बलूचिस्तान के टिश्यू हैं जो कि कराची के होटल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान असेंबली के जो टिश्यू पेपर्स हैं कराची के होटल में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। एंड बड़ी हैरानगी वाली बात है कि वहाँ असेंबली के टिश्यू जो है वो यहाँ के होटल्स में कैसे आ गए। बलूचिस्तान असेंबली के टिश्यू पेपर्स कराची के एक होटल में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बलूचिस्तान असेंबली के टिश्यू पेपर की वायरल वीडियो में ये बात नजर आई, लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया कि भाई डब्बों पर उर्दू और अंग्रेजी में बलूचिस्तान असेंबली लिखा हुआ है। अगर हमारे पास इस टिश्यू पेपर की तस्वीर हो तो ज़रूर हमें दिखाएं इस टिश्यू पेपर की तस्वीर। और फिर उसके अलावा जो दूसरी तरफ जो है मतलब इसके अगेंस्ट अब ये हुआ कि ये वीडियो सामने आने के बाद जो है सेक्रेटरी असेंबली ताहिर शाह काकर ने कहा कि बलूचिस्तान असेंबली सेक्रेटेरिएट की टीम तहकीकात के लिए कराची पहुंच गई है और ऐसा क्यों हुआ इसका बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबली के लिए टिश्यू पेपर्स का ठेका जो है वो कराची की एक कंपनी को दिया गया था और मज़कूरा कंपनी और होटल इंतजामिया से तहकीकात की जा रही है। तो ये तो मैंने आपके साथ में जो है वो स्टोरी शेयर की। अभी टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई और मैं राज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। और बिल्कुल ठीक वीकेंड के बाद हाँ बिल्कुल ठीक वीकेंड के बाद। लेकिन एक स्टोरी जिसने हम सबको ही अपसेट किया और जब ये स्टोरी सामने आई तो C21 आपको लम्हा ब लम्हा इस हवाले से आगाह करता रहा, आपको बताता रहा। सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी चैनल की जानिब से रिपोर्टिंग की गई और हमने हर खबर पर नज़र रखी। मैं सारिम के हवाले से बात कर रही हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अगर किसी के साथ भी किसी भी फैमिली किसी भी माँ के साथ अगर इस तरह का वाक़या हो तो ये नाकाबिले बयान भी होता है और नाकाबिले बर्दाश्त भी होता है। अशरफ भाई पता ये चला कि जो बच्चे की लाश थी वो टैंक से जो है वो बरामद हुई। इस हवाले से वहाँ जो उनकी ख़वातीन थी उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए और फिर MQM के रहनुमा भी वहाँ पर पहुँचे तो उनको वापस जाना पड़ गया। एक्चुअल में इनसाइड स्टोरी है क्या? देखिए इनसाइड स्टोरी के लिए मिराज साहब क्राइम डेस्क हेड हैं, वो बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि कराची में सिटी 21 बना था आवाज़, और जो इसको हम लोग मुसलसल टीम हमारी लगी हुई थी, 4 रिपोर्टर हमारे दिन रात फॉलो पे थे। और जब आई तो हमने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दी, क्योंकि उसके बच्चे का पता नहीं चल रहा था, कह रहे थे अगवा कर लिया है या बहुत सारे। फिर जब खबर आई तो हमने दिया तो मतलब
सारे चैनल्स वो भी बैकअप पे थे इस खबर पे, लेकिन आधे घंटे तक जो है कंफर्म नहीं हो रहा था। और सबसे पहले हम लोगों ने ये खबर दी और उसके बाद जो पूरी टीम जो है हमारी मूव हुई, फिर हॉस्पिटल लेके गए वो सारा, तो मिराज साहब बताएंगे। लेकिन कंसर्न ये है कि जो लोग आके जब शिकायत करते हैं ना, वो खबर एक होती है, उसको बिल्कुल मिक्स चार्ट कर देते हैं। अब जो कंसर्न ये है कि उसकी रिपोर्ट आनी है और रिपोर्ट आने के बाद आपको बाकी चीज़ें पता चलेंगी क्या हुआ है, क्योंकि सबसे अहम बात कि फर्स्ट इनिशियल जो आई सामने तो पानी का टैंक था, वो जो पुलिस ऑफिसर थे उनका ऊपर जो बहुत ही पतला कोई चीज़ रखी हुई थी जिसपे वो बच्चा चढ़ा है, गिर गया। अब खैर जो भी है, क्योंकि और जिस वक्त ये हुआ तो सीसीटीवी का जो मालूम किया, गत्ता रखा हुआ था, जहाँ तक मैंने मालूम किया तो वो बता रहे थे वहाँ के लोग, जब ये हुआ है वाकया या बच्चा वहाँ गिरा है, तो कह रहे हैं लाइट गई हुई थी तो सीसीटीवी में फुटेज भी नहीं है। और ये बहुत सारे लिंकेज है, वो मिराज साहब बताएंगे कि मगर ये है कि जो लोग अब बातें कर रहे हैं ना मुख्तलिफ, तो वो और उसके एंगल चेंज कर रहे हो तो उससे और मुश्किलात होती है। मिराज भाई, अब जो बातें हो रही हैं उनकी फैमिली की जानिब से भी की गई, वहाँ मौजूद खवातीन की जानिब से भी की गई, बट द क्वेश्चन इज दैट कि पुलिस ने पहले यही कहा ना कि हमने सारी छानबीन कर ली है, और उसके बाद फिर उनके घर वालों का ये कहना है कि भाई फिर बच्चे की जो लाश है, बच्चे की बॉडी वहां पर कैसे पहुंची? उन्होंने पहले क्या वो देखे नहीं थे, चेक नहीं किए थे वो सारे टैंक्स? क्योंकि इससे पहले जब रिपोर्ट हो रहा था तो यही हो रहा था कि उन्होंने वो सारी सराउंडिंग जो है वो देख लिया है। अब बच्चे की तलाश के लिए जो वो दीगर जगहों पर तहकीकात की जा रही है, एक्चुअल में इनसाइड स्टोरी क्या है, रियलिटी क्या है, अब तक क्या खबर जो है वो मेन खबर C21 जो है वो ब्रेक करने जा रहा है? देखिए, तफ्तीश और तहकीक तो इसकी काफ़ी टाइम से चल रही थी, और जैसी कि आपने बात की कि भाई पुलिस को जो सर्चिंग का अमल था ना उसको कंप्लीट करना चाहिए था। सही। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये कि उन्होंने टैंक को अच्छी तरीके से चेक नहीं किया। हालांकि 2 मरतबा उस वाटर टैंक को चेक किया गया है, पुलिस का ये कहना है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से चेक कर लिया जाता सही, तो शायद ये मामला जो है वो कुछ दिन पहले सामने आ जाता। लेकिन अब इसमें इनकी बहुत बड़ी गलती सामने आई। उसके बाद हम और आप सभी देख रहे थे कि 11 दिन तक जो है वो हमारे भी जहनों में एक ही चीज़ थी कि बच्चा अगवा हुआ है। ठीक है ना, और अगवा के हिसाब से ही सब चल रहे थे, पुलिस भी 7 जनवरी को उन्होंने फिर रिपोर्ट लिखवाई उसके घर वालों ने। तो तकरीबन 11 दिन ये पूरा प्रोसेस रहा है। तो उसमें उसको तलाश किया जाता रहा, टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ चलते रही। CT21 ने सबसे ज़्यादा इसको कवर किया, रोज़ की बुनियाद पर कवर किया, और सबके जहनों में यही था कि बच्चा अगवा हुआ है, या तो उसकी रैंसम के लिए कॉल आ जाएगी। और साथ में आई भी कॉल्स आई। लेकिन आप अफसोस का मुकाम देखिए कि कितनी बेहस कौम है हम, कि इस वक्त भी लोग प्रैंक कर रहे थे। मतलब जो जिनके दिल का टुकड़ा जो है, जिगर का टुकड़ा वो गायब है और वो उसके लिए परेशान है, उसको फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आपका बच्चा हमारे पास है, हमें इतने पैसे दे दे तो हम आपको बच्चा वापस दे देंगे। ठीक है ना। लेकिन एक अच्छा किया उनके वालिदैन ने, पुलिस को लूप में रखा हो, पुलिस को इतला देते रहे, पुलिस ने चेक किया, और जब दोबारा उन नंबरों पे कॉल की गई तो वो लोग फिर ये पता चला कि वो फेक कॉल्स थी। तो एक तो ये मामला चलता रहा। अब सबका ध्यान ये बना था कि बच्चा अगवा हुआ है और वो बाजियाब किया जाएगा। लेकिन अचानक हफ्ते को जो है सुबह में वो 11:30 बजे के वक्त में ये बॉडी तैरती हुई खुद ही ऊपर आ गई। क्योंकि देखिए बॉडी काफ़ी दिन हो गए थे अंदर थी, तो उसमें पानी भर जाता है, उसके बाद बॉडी फूल जाती है। तो बच्चे की जो डेड बॉडी थी वो फूल के खुद ऊपर आई। तो फिर पता चला कि जी ये तो बच्चा है। फिर अब हो सकता है कि वो है या नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बॉडी ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर पुलिस भी पहुंची, और इत्तेफाक ये था कि हम बिल्कुल राब्ते में थे। तो 12 बजे में हमने हफ्ते को दोपहर को इसको खबर को ब्रेक किया। दूसरे चैनल इंतज़ार करते रहे इस चीज़ का कि पता नहीं कन्फर्म है या नहीं है। लेकिन हम कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे के दौरान ही हमें सिर्फ हम लोग जो है इस पर थे। तो बहरहाल खैर हमारी ब्रेकिंग तो अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि उसके अहले खाना अब जो है वो गुस्से में है। जाहिर सी बात है कि बच्चा उनका नहीं मिला। कंटिन्यू करते हैं कि जो बच्चे के जो अहले खाना है उसकी वालदा जो है वो शदीद गुस्से में, गम में। ज़ाहिर है क्या कोई अल्फाज ही नहीं मिलते कि किसी के घर में इस तरह का हादसा हो जाए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेकअप, वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो सारिम के हवाले से बात हो रही है, और इस बच्चे के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है ना पूरा पाकिस्तान इस बात में था कि भाई ये खोज लगा रहा था कि ये बच्चा कहाँ है, कैसे गायब हो गया। इंतहाई अफसोसनाक बात, इंतहाई अफसोसनाक खबर कि फिर इस बच्चे की लाश टैंक से मिली। अब क्या इसकी जो है वो हकीकत है, क्या तहकीकात में रिपोर्ट के बाद खबर सामने आएगी, ये तो अब कुछ कहना कबल वक्त ही है। लेकिन इस बच्चे की, इस मासूम से, इस नन्हे से फूल की जो है
वो एक वीडियो है, इसकी एक मेमोरी है जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ये वीडियो देखिए। तो दादी तो सारिम के पास नहीं आई, लेकिन सारिम दादी के पास ज़रूर चला गया। अशरफ भाई, कोई अल्फाज नहीं है, मतलब आप ही बच्चे का मैसेज। अब ये जो भी हुआ है, क्योंकि मैं बताऊं जब ये हुआ तो मैंने घर पे भी जो हमारे अपार्टमेंट में मैंने उनको बोला कि जाके टैंक्स वगैरह ये सब उसके ढक्कन देखें। मतलब इस बच्चे को मतलब ज़िंदगी भर नहीं भूल। जब आया था मैसेज, आप यकीन करें, मेराज भाई बैठे हुए थे, मेरे खुद बच्चे हैं, मेराज भाई के हैं, मतलब समझ रहे मेरी जो ज़मीन, मतलब समझ में नहीं आता, मैं खड़ा हुआ हूँ, ज़िंदा हूँ, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। अब जो लोग हैं इसमें जो भी है चीज़ें सामने आएंगी, और ये है कि जो माशरा जो है ना हमारा, हम सब की ज़िम्मेदारी है, और किसी के बच्चों की जो ज़िम्मेदारी कुछ देखें वो उस पर क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए। हम बेहस हो गए हैं, हम उसके ऊपर जो चीज़ें, अब जैसे कि आप देखें, जैसे वो बता रहे हैं कि टैंक जब देखा तो मतलब मैं आँख बंद करता हूँ ना, मैं यकीन करें कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। और वो अगर बच्चा था, पानी था टैंक में, वो गिर गया, या जो भी अभी जो अपडेट आएगी, जो टीम देगी, मगर वो सब हम लोग को देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या है। अब वो लोग सब देख रहे, घूम रहे होते हैं, इवन कि आप देखें अपार्टमेंट्स हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ना, घरों में तो घर वालों की ज़िम्मेदारी, अपार्टमेंट में आप देखें ना कितने अपार्टमेंट्स होते हैं और लोग होते हैं घूमते फिरते, उनकी ज़िम्मेदारी। हमारे बुज़ुर्ग भी घूम रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं, तो वो भी देखें, बच्चों, छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। हम वो समझते हैं अपने दिमाग से कि वो हमारे हिसाब से चल रहे हो, ऐसा नहीं है। वो बच्चा जो भी हुआ है, मगर ये है कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। सबसे अपील यही है कि आप किसी का भी बच्चा हो उसका ख्याल करें। मगर अब ये जो ट्रामा जो हुआ है किसी के साथ हो, जो लोग इस वक्त जो हैं, क्या बोलूँ मुझे समझ, क्योंकि उसका जो मैसेज दादी और ये सब बोल रहा है, बिल्कुल मेराज भाई, ऐसे कब तक होता रहेगा कि हर नेग्लिजेंस या हर चीज़ का ज़िम्मेदार घर वालों को ही ठहरा दिया जाएगा? बहुत सारे इसके जो है ना वो एस्पेक्ट्स हैं कि आपके टैंक के ऊपर गत्ता ढका हुआ था, फिर आपके जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है कि आप वहाँ सीसीटीवी लगाएं, लोड शेडिंग थी, दीगर मसले थे। तो ये जो नन्ही जाने बस ये इन मसाइल की वजह से जाती रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अभी जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या हकीकत है, क्या हुआ उसके साथ। लेकिन जो समझ आ रहा है वो तो यही समझ में आ रहा है ना कि टैंक के ऊपर गत्ता नहीं था, वो बच्चा ऊपर कैसे पहुंच गया। जब ऊपर जाते हुए किसी ने उसको देखा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, सारे ऊपर कैसे जा रहे हो अकेले, या इस तरफ नहीं जाओ, या वहाँ वाकई कोई मौजूद नहीं था। इसमें जो है ना मसला ये ज़ेरे ज़मीन टैंक था, ऊपर नहीं गया बच्चा। अच्छा देखिए, यहाँ पर फिर मैं आपसे सिविक सेंस और माशरे की बेहिसी, अगर ज़ेरे ज़मीन टैंक भी था, ठीक है, तो फिर भी कोई तो होता है ना, कोई अगर गत्ता लगा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में कोई ऐसी कोई चीज़ें लगा दे कि कोई बच्चे ना गिरे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये इसमें हम फिर वही सिविक सेंस पे आ जाएंगे। देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे नॉर्थ कराची में या दीगर गुलशन में, उसमें आपने देखा होगा 4 दीवारी वाले प्रोजेक्ट हैं, पार्किंग भी अंदर है, ज़ाहिर सी बात है ज़ेरे ज़मीन टैंक भी अंदर है, और वहाँ पे बाकायदा चौकीदार की और मुलाजमिन की ड्यूटी लगी होती है कि पानी किस टाइम आना है तो भरना भी है, सब चीज़ें हैं। तो बात यह है कि एक तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ ज़ेरे ज़मीन टैंक वगैरह हैं तो उनके प्रॉपर ढकने हों, क्योंकि अब इसके लिए मेयर कराची तो आने से रहा, ठीक है ना, 4 दीवारी में अगर कोई चीज़ है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? गटर के ढकनों के लिए तो उन्होंने एक नंबर दे दिया था, इशू कर दिया था उन्होंने कि भाई जहाँ जहाँ गटर के ढकने नहीं है, मेरे ख्याल में अब उनको चाहिए कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें नहीं है उसके लिए एक इमरजेंसी नंबर अलॉट कर ही दिया जाए। चले, उनका तो बाहर का मामला बनता है, लेकिन जहाँ आप 4 दीवारी वाले प्रोजेक्ट में आ जाते हैं ना, तो उसमें हम सबका, जो लोग वहाँ रहते हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इस तरह का टैंक है तो उसके ऊपर गत्ता क्यों रखा हुआ है, उसके ऊपर ढकना क्यों नहीं है। तो एक तो हमें ये अपने सराउंडिंग में चेक करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जब खेलने के लिए निकलते हैं तो बच्चे हैं, हाँ, ठीक है ना, वो तो अपने जज्बात में और अपने मासूमाना अंदाज में खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमारे अतराफ़ में माहौल क्या है, हमारे अतराफ़ में कुछ इस किस्म की चीज़ें तो नहीं है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसका तो हमें पहले करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को उसकी जो इंतज़ामिया है इस बिल्डिंग की, जिसका काम था ये देखना कि पानी का प्रॉब्लम, ढकने का प्रॉब्लम, जो भी मसाइल वो देखती है उसके लिए बाकायदा मेंटेनेंस के नाम पर पैसे भी लिए जाते होंगे, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि ये उन लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे जो लोग इन चीज़ों पर अमल नहीं कर पाते।
ठीक है ना, कुछ तो सख्ती होगी। जब एक जगह सख्ती होगी तो कराची भर में ये बात फैलेगी इसी सोशल मीडिया से, तो दूसरे जो अपार्टमेंट्स की जो मेंटेनेंस के लिए यूनियंस बनी हुई है, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो उनमें भी एक थोड़ा सा खौफ पैदा होगा कि नहीं भाई ये काम हमने पहले करने हैं, सही, कि इससे किसी हादसे का मामला ना हो जाए। तो एक तो ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस वक्त पुलिस अपना तहकीकात कर रही है। उनका ये कहना है कि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो वजह मौत आएगी तो उस पर फिर मजीद उनको आगे काम करने के लिए क्लू मिलेगा। अच्छा, दूसरा AVCC जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, जो कि काम ही अगवा बराए तावान के केसेस पर करता है, उसने एक कार्रवाई की है और उसने उसी अपार्टमेंट में मौजूद 5 अफराद को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार नहीं किया गया है उनको तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछगछ की जा रही है, उनसे पूरी जांच की जा रही है, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे और अगर वो उस पर कोई भी गिल्टी निकलता है तो फिर उसकी जाके फर्दर जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर गिल्टी नहीं निकलता है तो बयानात कलमबंद करने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कराची में ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा केस था, जिसे सिटी 21 ने भी ब्रेकिंग पे भी रखा और इसको बाकायदा फॉलो भी करते रहे। और अभी बस मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, बच्चे सबके सांझे होते हैं, प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं। हमारी थोड़ी सी गफलत जो है वो उनकी जान, तो खुदारा इतना ज़रूर ख्याल रखें कि अपने अतराफ़ में जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं वहाँ जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको ज़रा पहले प्रॉपर हल कर लें, उसके बाद दूसरे मसाइल की जानिब जाएँ। ठीक है जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी डिस्कस करेंगे एंड इट्स अबाउट मराकेश और वो जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो एक और टॉप स्टोरी डिस्कस करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। मराकेश में कश्ती हादसा हुआ है जिसमें बच जाने वाले 20 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई है। अच्छा, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये 16 जनवरी को उस वक्त पेश आया जब ये अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं उनको स्पेन ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई थी और इस हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जान की बाजी हार गए। ये पेशरफ्त इसी तरह के एक और वाक़े के पस मंज़र में हुई जहां 13 और 14 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात यूनान के करीब कश्तियाँ उलटने से 80 से ज़ायद पाकिस्तानी डूब गए थे। FIA ने इसी हवाले से ख़वातीन की ज़ेरे क़यादत इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है। FIA ने गुजरात में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसमें ग़ुलाम फातिमा नामी खातून और उसके 3 बेटे भी शामिल थे और स्मगलिंग के 90% मुतासरीन का ताल्लुक झेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और सियालकोट से है। तो ये जो है वाक़या हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अशरफ भाई, अगर हम ये कहें ना कि इसके बाद अब ये वाक़या रिपोर्ट हो गया, अब एक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, लोग मान जाएंगे, लोग रुक जाएंगे। ये इतनी पेनफुल स्टोरीज़ हैं कि किस तरीके से घर बेच के, पता नहीं कर्जे लेके, पता नहीं क्या क्या कुछ करके लोग वहाँ जाते हैं और फिर ये कश्तियाँ डूब जाती हैं। इतना जुल्म वहाँ के जो लोग हैं, जो लवाहिकीन हैं, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस तरह की आ रही है कि सरों पे डंडे भी मारे हैं और फिर पानी में फेंका है लोगों को। देखिए ना, अब ये जो सिलसिला है कि नौकरी का झांसा देना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपने ये देखें तो मेजॉरिटी थे पंजाब साइड के लोग हैं। अब होता ये है कि इनकी जो ख़ानदानी इनके पास ज़मीन होती है वो उसको घर में पीछे जो माँ बाप बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको बस पीछे कि आप ये ज़मीन बेचें, मुझे पैसे दें, और वो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है और वो वेला घूम रहा होता है अपनी ज़मीनों पे, इन सब पे। वो ज़मीन बेच के वो कहता है वहाँ जाके मैं, जब पढ़ा ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, वहाँ जाके क्या करेगा। अब जिनको देते हैं वो तो पूरी माफिया है ना ये। अब ये इलीगल कहें, डंकी कहें, एक ये सारी जो चीज़ें ये मुसलसल चल रही है। अब ये जो हुआ है सिलसिला कंटिन्यू हुआ है। अगर आप देखें कि हमने जो डेट्स आपने भी बताई, अब मतलब आप दिसंबर में देखें, हम जनवरी में आगे कंटिन्यू हो रहा है। ये तो वो इसलिए वाक़या हो रहा है, देखें ये रिपोर्ट हो गया कि वहाँ पे वो डूब गए, फिर वो इमरजेंसी टीम पहुँच गई। मगर आपने कश्ती देखी, वो कश्ती में आप देखें ओवरलोडेड, वो क्योंकि एक बंदे का अगर हम लेते हैं 70 kg और उस पर ओवरलोड अगर हुआ है, उसके बाद वो गहरे समुद्र में जा रहे हैं। यहाँ तो बड़े जहाज़ जाते हैं, अभी जो बोर्ड लेके जा रहे हैं समुद्र की भी जो आपकी वो वेव होती हैं कि मतलब जब पानी चढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है उसमें जा रहे हैं। अब इनके पैसों का मामला हुआ था, ये सब जो चीज़ें हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, अब फेंको इनको। और वैसे भी ले जाते हैं। ये तो अब ये हो रहा है बाय एयर यहाँ से जा रहे हैं, सही, और एक स्पॉट पे उतरते हैं, वहाँ से ये फिर यूरोप
और जर्मनी ममालिक में जाते हैं। मैं फिर से एक बार फिर क्लियर करूं इन लोगों को, जो भी पंजाब में हो, ये हमारे पाकिस्तान है, और इसमें जो भी लोग हैं पहले ही कैटेगोरिकली समझ लें, ये यूरोप में जर्मनी में जाने वाले, अगर आपको नौकरी करनी है वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे आप, चाहे जापान जाएँ, जर्मनी जाएँ, क्योंकि गल्फ ममालिक में तो नौकरी मिल जाती है कि आप जाते हैं वहाँ मजदूरी करें, लेकिन वहाँ पे जर्मन आपको आनी चाहिए लैंग्वेज, वरना वो नहीं देते। अब ये लेके जाते हैं वहाँ के आपके यूरोपियन यूनियन के आपके G20 कंट्रीज़ हैं, कहीं भी आपको मूव कर देंगे, मगर ये इलीगल होते हैं। सही। और अपना पैसा ज़िंदगी भर, अपनी जो जान है, कीमती जान, जान है तो जहान है ना भाई, आप उसको लगा रहे हैं इस पे, तो आप खुद सोचें बचने के चांसेस कितने हैं। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये जो शिप से उन सब से यहाँ से जो पहले मैं बता रहा हूँ, ऐसे मिराज भाई भी बताएंगे। आपने वो देखोगे बाउजर गोल से जिसमें LPG जाती है, LNG भी आती है, उसके अंदर गैस होती है, उसके अंदर वो काट के बंदे लेके गए, ठीक है। फिर आप सोचें कि टैंकर है, अब टैंकर में क्या होता है, अगर आप ऑयल टैंकर होता है उसमें वो चैनल बने हुए होते हैं ना, एक उसके अंदर 2 में भरा हुआ है और एक को खाली करके बंदे डाल देते हैं। ये तो बहुत सारे तरीके से इंसानी ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो एक माफिया है जो कर रहा है, और हमारे लोग जो हैं वो समझते हैं चले जाएंगे। अब आप सोचें उसे बंद करके लेके जा रहा है, वो तो ज़रा सा भी चांस नहीं लेगा कि उनको पता चले। सिक्योरिटी इदारे होते हैं, वो बॉर्डर पे देखते हैं, लेकिन ये लोग जान पे मतलब बिल्कुल मर जाएं, या कुछ तो ऐसी भी रिपोर्ट हुई है, उसके अंदर बंद करके ले गए, वहाँ खोला सब मरे हुए थे। सही। अब आप सोचें कि यहाँ पे लोग, क्योंकि ये जो इदारे हैं ना, अब इदारे जब होने के बाद कहते हैं हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो जो माफिया है सबसे अहम, वो जो माफिया सबको घेरते हैं। अब आप सोचें औरतें इसमें इन्वॉल्व हैं, घर में लोग इन्वॉल्व हैं, वो इलाके का सर्वे करते हैं और वो पहले जाके रैकी करते हैं कि भाई ये परेशान है, इसको घेरो। पहले उसकी ज़मीन मालूम करते हैं, इसके आगे पीछे क्या है, उसको फिर बताते हैं भाई ये तरीका है, वो ऐसे गया है वैसे, एक कहानी स्टोरी टेलिंग करते हैं। उनको जो है रैकी करने के बाद उनको पूरा वीडियोस दिखाते हैं कि लोग वहां पे जाके ये करें, मगर ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब झूठ बोलते हैं। यूरोपियन कंट्री, आप गूगल पे लिखें, एक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, हुकूमत है पाकिस्तान का, कोई भी नौकरी पे जाना है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक पे आप जाएंगे या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पे जाएंगे, वहाँ पे दुनिया भर में जहाँ भी नौकरी आ रही है वहाँ आप जाके क्लिक करें, सरकार का ये अपना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इदारा, वो आप दुनिया में कहीं भी मतलब 159 ममालिक है, कहीं भी नौकरी करनी है वहाँ जॉब ऑप्शन आ रहे हैं। अब वहाँ आप अप्लाई करें, और वहाँ अप्लाई करने के बाद वेट करें, वहाँ से खुद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आएगा 2 साल का, मगर उसकी फीस होती है। ठीक। आप जो भी प्रोसेस करें, यहाँ प्रोटेक्टेड ऑफिस है, प्रोटेक्टेड ऑफिस क्या करता है, हुकूमत पाकिस्तान का, मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए, उसकी तस्दीक करता है कि शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है, पासपोर्ट ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, क्योंकि आप जा रहे हैं तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए ना, आपको ज़बान ही नहीं आती है। आपको ज़बान ही नहीं आती है, आप किस जो है ना बेस पे जा रहे हैं, एजुकेशन आपके पास है नहीं, और फिर पता नहीं आपके जो पैसे हैं वो आपने कितनी मजबूरियों से, वालिदैन की कौन सी जायदाद बेच के या किस से कर्जा लेके आपने ये सारा कुछ किया। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई और मेराज भाई हमारे शो पर मौजूद थे। और इस तरह की जो वाक़यात होते हैं ना, ये सुनने के बाद दिल बहुत ख़राब होता है। यकीन करें कि किस तरह, मतलब कौन सी कैंपेन चलाएं इन लोगों के लिए कि खुदारा आप अपने मुल्क में ही रह के मेहनत कर लीजिए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शो को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा, और मैं इसलिए कह रही हूँ इनको चमकता हुआ सितारा कि कुछ लोग अपने काम के धुन के बड़े पक्के होते हैं और इनमें इतना टैलेंट होता है कि ये बीमार हों, परेशान हों, मजबूर हों, लेकिन इनका टैलेंट, इनका पैशन, कोई चीज़ इनको रोक नहीं सकती। मिलवारी में आपको नन्हे से स्टार, बल्कि थोड़े अरसे बाद बड़े से स्टार हो जाएंगे, ये उवैस शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब उवैस, मुझे ये पता चला कि आप जो हैं बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले ज़रा ये बताएं कि आपको ना रिपोर्टिंग का शौक़ कैसे हुआ, आपने कैसे सोचा भाई मैं भी जो है वो रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, क्या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया?
पहली बात तो ये कि मैं ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रहा था, फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसमें कीमो लगाना, हाइड्रेशन लगाना, लेक्सबार लगाना, फिर वो हॉस्पिटल में रहना, इसके बाद फिर बच्चों के साथ दिल लगी रहती थी क्योंकि मैं खुद भी एक बच्चा था, तो उनके साथ फिर लगे रहना, उनकी तकलीफ देखना, उनके वालिदैन परेशान होते थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी इनकी तरफ, और उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी था। फिर ज़्यादा मेरी दिली जो ख्वाहिश थी, मैं यूट्यूबरों को देखता था, आपको पता है व्लॉगिंग वगैरह, और मेरा खुद भी दिल करता था कि मैं भी कुछ बन के दिखाऊं अपने वालिदैन को। और कभी ऐसी बीमार हो के जब हॉस्पिटल से मैं जब बीमार था तो 5 महीने बाद मेरे वालिद ने बाहर निकल के सूरज देखा था। फिर जब डिस्चार्ज होके घर आए 1-2 हफ्ते तो आपको होता है अपनी परेशानी में लगे रहता है बंदा। फिर इसके बाद मैं घर में ही घूम रहा हूँ, आपको होता है मस्ती कर रहा हूँ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, तो उनमें एक पेन पड़ा हुआ, मैंने तोतलेपन में उठा के रिपोर्टिंग की। मेरे वालिद साहब नदीन शहजाद तलाती में तोते तोते बत्ते तूलदा थे, ये तोतलेपन में मैंने रिपोर्टिंग की। और ये रिपोर्टिंग का पहले तो 5 मिनट से करता रहा, घर वालों ने 2-2.5 मिनट की रिकॉर्ड कर ली कि एजाज रहे कि है चाइल्ड रिपोर्टर। इससे फिर मेरे को सबसे पहले फिर समाल उन्होंने बुलाया, फिर इंटरव्यू करते करते, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मेयर कराची, DIG, IG सिंध, मुर्तज़ा वहाब, इन सब के भी इंटरव्यू मैंने कर लिए। अरे वाह वाह, ज़बरदस्त। ओवैस, तो अभी आप जिन्हें इतने सारे इंटरव्यूज़ कर लिए, तो आपको कैसा लगता है? बड़ा ज़बरदस्त काम है, अच्छा लगता है, पैशन हो गया इस काम का कि मैंने तो यही काम करना है, आगे कोई और भी एम्स है? जी, आपको पता है जो अपनी बंदे की जो भी फील्ड है उस फील्ड के मुताबिक तो हम चल रहे, भी आगे ज़िंदगी पता नहीं किस रास्ते पे लेके जाए, आगे इस फील्ड से हट के शायद किसी और पे चले जाए, आगे हट के शायद हम रिपोर्टिंग से हट के आपकी सीट पे आके बैठ जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। देखिए, मैं तो कहती हूँ आप अभी आए और मेरी सीट पर बैठ जाए, और मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो रिपोर्टिंग से भी आगे निकले, एंकरिंग करें। और आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो रिपोर्टिंग होती है, ये जो इंटरव्यू होता है ना, ये बड़े स्किलफुल लोगों का काम होता है, इंटरव्यू लेना, किसी से बात करना, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके साथ में इस तरह बात कर रहे होते कि वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते बहुत सारे जवाब देने में। आपने भी इतने बड़े बड़े लोगों का जाके इंटरव्यू किया है, तो आपको भी आइडिया हुआ होगा। सबसे ज़्यादा टफ टाइम किसने दिया? टफ टाइम सबसे बातें निकलवाना ना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये तो मेरे ये सवाल का जवाब थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा रहे हैं, वो किसने आपके साथ? जी, वैसे तो अल्लाह का शुक्र किसी ने भी नहीं किया। वैसे एक सवाल मैंने IG साहब से किया था, वो मेरा ये सवाल था कि मैं तो खुद यानी कि कैंसर का पेशेंट हूँ, हमें तो अंदर रह के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं ज़्यादा सर काम करूँ जो जेल के अंदर जो कैंसर के पेशेंट है उसके ऊपर काम करो। IG जेल का ना जब तो घबरा के वो बोलते हैं वैसे हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। मैंने बोला आपके पास डेटा है? उन्होंने बोला डेटा है लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है। फिर उन्होंने बोला वैसे 1-2 दिन का टाइम दो हमें, हमारा आप इंटरव्यू में क्यों चुप कराना चाह रहे हो। फिर उन्होंने थैलेसीमिया का डेटा आया, उसमें भी कैंसर का डेटा नहीं आया। फिर DIG इरफान बलोच से मेरा टाइम था इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे ये पूछा कि DIG साहब आपको तो CRO क्राइम रिकॉर्ड निकाले जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि कैदी ने पहले पुराने जुर्म तो नहीं किए, उसमें कोई इसका फिजिकली रिकॉर्ड निकाले जाते, चेक किया जाता है इसको बीमारी। तो आजकल ज़्यादा बीमारी वो जल्द की फैली है, खारिश की फैली है। तो इस हवाले से ये सवाल मेरा बहुत अच्छा है और इसको मैं थोड़ा ये इसलिए मैं जेल के कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। यानी भाई ओवैस ने क्वेश्चन किया तो IG जेल खाना जात जो थे वो घबरा गए, उन्होंने वो इसको कहा भाई मुझे 1-2 दिन का टाइम दे, मेरे पास तो उन लोगों का डेटा ही नहीं है। तो मतलब ये तो बड़ा अच्छा आपने उनसे क्वेश्चन किया। अच्छा ये बताएं कि फिर मेयर कराची से भी आपकी बातचीत हुई है और आपने क्या बात हुई आपकी उनसे? थैंक्स ऑफ ऑल, पहले तो मैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ क्योंकि मैं बैठा उनकी, क्योंकि वालदा फौजिया वहाब वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सियासतदान थी और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो है उनकी भी वालदा थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो भी बहुत ही अच्छी सियासतदान थी, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब फरमाए। अब मेरे को इनकी ये खासियत पसंद है, बिलावल भुट्टो और मुर्तज़ा वहाब साहब की दोनों बिल्कुल इनकी वालदाएं सेम थी, इनका अक्स इनकी रूह अपनी वालदाओं पे जाती है, इनका चलने का अंदाज। मेरी दिली ख्वाहिश भी कि मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू भी करूं और मेयर कराची साहब का मैंने इंटरव्यू लिया तो बहुत ही ज़्यादा। आपकी अपील जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पहुँचा देती हूँ। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे ये बड़े नन्हे स्टार हैं ओवैस शहजाद, और ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये आपका इंटरव्यू करें और
और आई होप कि आप ज़रूर इनको ये मौका देंगे और ज़रूर ये आपसे इंटरव्यू कर सकें, इनको ये मौका मिलना चाहिए। तो मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे शो के थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुंचा दी है। तो लेट्स सी कि कब उनका रिप्लाई आता है और कब जो है वो आपका ये ड्रीम भी पूरा होने जा रहा है। अच्छा, पर्सनैलिटीज़ जो होती है ना, इंसान सोचता है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं और अगर मुझे फ़लाँ शख्स का इंटरव्यू मिल जाए क्योंकि वो मुझे ख़ुद भी पसंद है तो मुझे मेरा लगेगा कि मेरा ड्रीम जो है वो पूरा हो गया। ऐसी कोई पर्सनैलिटी है अभी जहन में कि मुझे उनका इंटरव्यू करना है और ये मेरा इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू? पहले तो मैंने अभी आपको बताया चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब तो पहले हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनका करूं। इसके बाद जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुल्की हालात के, माशी हालात के हवाले से करूं, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े निज़ाम को संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। आजकल तो आपको पता है लोगों तनकीद कर देते हैं, फिर बातें करने लग जाते हैं। देखिए, अब मीडिया वाले का काम है अच्छी बात करना, अब सियासतदान का भी काम है अब जितना उनके हाथ में वो अपनी तरफ से मुल्क को अच्छा कंट्रोल करें। जो पहली मेरी ख्वाहिश है वो बिलावल भुट्टो साहब की, दूसरी शहबाज शरीफ साहब जी। पहली रिक्वेस्ट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से की है, दूसरी रिक्वेस्ट जो है उवैस शहजाद ने वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब उनसे की है। लेट्स सी कि कौन सी वाली जो विश है वो सबसे पहले जो है इनकी पूरी होती है। अच्छा उवैस, ये बताएं कि आप जब एडमिट थे और आप इस मर्ज से, यानी जिसको कहना चाहिए ना कि उवैस जिस तरह से यहाँ पर बैठे हुए ना, ये बहुत सारे बच्चों के लिए, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए जो कि कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हैं, इससे गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन उनके लिए ये इंस्पिरेशन है। मतलब मैंने, ट्रस्ट मी, ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा और इतना छोटा बच्चा जिसके अंदर इतनी होप हो, इतना वो एनर्जेटिक हो, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि वो एक बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद आज भी आपने जाना है हॉस्पिटल? जी, आज भी जाना है। हाँ, अच्छा, चेकअप कराने। फिर डॉक्टर बारी जो हॉस्पिटल के सीएम, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है, लेकिन आज उनसे मुलाकात भी करेंगे। अरे जी, आज जो है इनको जाना है चेकअप के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप इनकी बातें देखें, ये इसको कहते हैं स्टार ऑफ पाकिस्तान, इसको कहते हैं उम्मीद रखना, इसको कहते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना। जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो ट्रस्ट में दुनिया की कोई चीज़ आपको आगे जाने से नहीं रोक सकती। उवैस, ये बताएं कि जब आप वहाँ एडमिट थे वार्ड में, जब बच्चों के साथ थे, तो वो बच्चे आपको क्या लगा कि वो बच्चों को आप मतलब थोड़ा सा उनको हौसला देते थे या उनसे बात करते थे? किस तरह का आपका उनके साथ में जो है ना वो बातचीत का अंदाज था? कैसे आप वहाँ पर बच्चों को चेयर अप करते थे? जी, दरअसल मैं रिपोर्टर तो हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, लेकिन ये सब कम, मैं इंस्पायरेशन स्पीकर ज्यादा हूँ। अरे वाह, मेरे को इनके वालिदैन देख के सीखते हैं। अब मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मैं खुद तकलीफ है, मेरी बोन मेरे का टेस्ट हुआ है, बोन में आपको सुई लगा के पानी निकालते हैं कमर से। उसमें हमारे स्कूल के भी ये निज़ाम है कि हम लोग स्कूलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्कूल के डेस्क बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें यानी कि लकड़ियाँ होती हैं, हम लोग 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ऐसी जो नरम चीज़ है वो बैठ सकते हैं। इस हवाले से मेयर कराची साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अवैस आपको जहाँ भी अरेंजमेंट चाहिए मैं करके दूंगा। हमने मेयर कराची साहब की, मैं आपको एक बात भी बता दूं, बीच में बात कटोगी, उनका तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। उनको हमने मना भी किया, हमने तो अकील किम डैडी साहब का मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने डायरेक्ट 50,000 रुपये निकाले, बोलते हैं वैसे आप ये लो। मैंने बोला अकील किम डैडी साहब ये किताब देखे, इस किताब में हमारा पैसा वाला सफ़ा ही नहीं है, हमने ना आज तक रिश्वत के लिए काम ही नहीं किया, हमने सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए काम किया। आपको तो आजकल जाना व्यू लगाने भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन हमने इस बात को नहीं नज़रअंदाज। तो मेयर साहब ने मेरे को लिस्ट दी पूरी, बोलते हैं वैसे आप लैपटॉप लोगे, आईपैड लोगे, आईफोन लोगे, क्या लोगे? मैंने बोला मेयर कराची साहब आप हमें दुआ दें, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और आपकी मोहब्बत, आपने इंटरव्यू इतना अच्छा दे दिया। तो उन्होंने फिर भी जिद करके मेरे लिए, उनको फिर की फ़ौरन जाना, बाहर कंट्री जाना था, तो वो उधर से मेरे लिए खुद ही बिना बताए मेरे लिए वो गिफ्ट लेके आया, ओस्मो पॉकेट 3 जो नया कैमरा आया हुआ आजकल। बोलते हैं वैसे आपकी फील्ड के मुताबिक भी और बहुत अच्छा है, और इसलिए मेरे को, यानी कि वैसे तो आपको तो ये बातें तो अलग, लेकिन मेयर कराची साहब वैसे, लेकिन बात वही है ना
कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर हम तनकीद करते हैं ना, तो उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उनकी आप बुराइयां तो देख रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे काम जो भी वो देखें, पॉजिटिव खामियां भी एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर जी। जरूर जो है वो बात करनी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। अच्छा वैसे मैं आपसे आप जब एडमिट थे जी, तो जी, उन वो बच्चों के साथ आपका वो जो ताल्लुक था एक, वो मैं पूछ रही थी कि आप उनको चेयर अप कैसे करते थे वहाँ पे? तो दरअसल मेरा वार्ड का जो बेड होता था उस पे मैं खड़े हो जाता था, बोर्ड में टेस्ट में उस पे मैं डांस करता था, बच्चों को मैं खुश रखता था कि बच्चे उसमें खुश रहे। यानी कि मैं रोल मॉडल गाना था। शाना गाते थे? जी गाना। जरा तो फिर अभी थोड़ा सा ओवैस जो है वो अभी थोड़ा सा गुनगुना रहे हैं। चलिए वैसे तो पहली मैं आपको बात बता दूं, मेरी जो ख्वाहिश है मैं बहुत पुराने गाने सुनता। अरे आप पुराना से पुराना ही गाना सुना दे, नो प्रॉब्लम भाई, आप स्टार हैं, आप जो सुनाएंगे इंडिया के एक सिंगर था अनूप जलोटा, उसके मैं कौन था? अनूप जलोटा, नाम भी नहीं सुना है, पता भी नहीं है आपको। मैं वो सुनता हूँ। हाँ सुनाए जी। चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूँ, चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूँ, तू अगर अपना बना ले तो तेरा हर गम खरीद सकता हूँ। बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है, बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है। ये मेरे अंदर खुशियाँ थी और मैं इससे हॉस्पिटल की वालदा को, बच्चों को खुश रखता था। फिर मैं डॉक्टर की सीट पे, इसी तरह की सीट होती थी, उसमें नीचे टायर लगे होते थे, उस पे मैं बैठ जाता था, एक बड़ा इंजेक्शन उठाता था और एक छोटा। मैं राउंड लगाता था, देखा बड़े आला लगाओगे छोटे आला, रोते मैं छोटे आला लगाऊंगा, बड़े आला नहीं लगाऊंगा। वो इससे यानी कि फिर मैं खुश रखता था। इसमें फिर अब बच्चा रो रहा है, डॉक्टर मेरे को बुला के लेके आते थे, अब ऐसे यार ये रो रहा है, इसको चुप कराओ। मैं उसको बोलता था बेटा अगर ठीक हो के घर जाना है तो आराम से सुई लगा लो, अगर नहीं जाना तो फिर रोते रहो। वैसे कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, शुक्रिया 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 जी जी। कहिए क्या कहना चाहेंगी? मैं बच्चे ओवेस की बातें तो मेरी हंसी भी आई थी, मजा भी आया, और ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं कि तकरीर, इनकी बातें जबरदस्त। मैंने बड़ों को भी माफ कर दिया गुफ्तगू से। बिल्कुल बिल्कुल, प्यारा बच्चा, अल्लाह इसको भरपूर जिंदगी और सेहत दे। आमीन। मैं आपको एक बात ही बताऊं बेटा, जी जी, जिगर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है, मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मैंने अपने मिलने वालों को कराया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका कैंसर खत्म हो गया 2002 में। और अभी जिन साहब कैंसर का, जिगर का कैंसर था वो भी खत्म हो गया। आगा खान के हॉस्पिटल से डॉक्टर आए थे, ये कैंसर कैसे खत्म हुआ, और शर्तिया गारंटी बस ये थे कीमो ना हो और ऑपरेट ना हुआ। चलें, जब रिपोर्ट आ जाए चले जाए, जाके दिखाया, फिर मुझे दुआ में याद रखें। उनका नंबर चाहिए मुझे फोन करके दे देना, मैं आपको दूंगी। चले जी, बहुत बच्चे को मेरी बहुत सख्त हो गई, इसको दुआ प्यार, मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही हूँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, शुक्रिया। देखा कितने सारे लोग आपको प्यार करते हैं, मैं ऐसी तो नहीं कह रही आपको स्टार। अच्छा पाकिस्तानी कोई आपको कोई है, आता है कोई सॉन्ग? पाकिस्तानी सॉन्ग मैं दरअसल पुराने भी सुनता हूँ, जिसमें अताउल्लाह के भी पुराने सुना देना भाई। जिंदगी के मेले मेरा फेवरेट सॉन्ग है भाई, तो ये फेवरेट सॉन्ग हमें क्यों नहीं सुना रहे? सुनाए भाई, हम तो कह रहे हैं आपसे, आप सुनाए फेवरेट सॉन्ग। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कब न होंगे, अफसोस हम न होंगे, दुनिया यही रहेगी, दुनिया यही रहेगी, हम रह गए अकेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, अंबर को साथ ले ले, अंबर को साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे अफसोस। वाह 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 जनाब, वाह। मतलब वैसे तो प्लस रिपोर्टर प्लस टैलेंटेड किड। अच्छा ओवैस, ये बताएं कि आपकी वालदा जो हैं वो आपकी इन शरारतों से, इन बातों से मतलब क्या कहती हैं आपको? क्या करते घर में शरारतें वगैरह आप? शरारतें नहीं, मेरी तो दरअसल डॉक्टर ने यही रूटीन रखी हुई है। मैं जिस टाइम मेरे आपकी बातों से भी आप बहुत जो है ना वो शरारतें कर सकते हो, तो कुछ कहती हैं अम्मी, कुछ मामा कुछ कहती हैं?
मम्मा नहीं, कुछ भी नहीं कहती, बस खुश होती है कि बच्चा है, कामयाब हो रहा है, आगे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू। अब तो देखिए, अब हर किसी के वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा आगे जाए, कुछ बन के दिखाए। अब मेरे ज़हन में ये बात मेरे ज़हन में ट्रैक करती थी, मैं अपने वालिदैन का किसी भी मोड़ पे सर गिरने नहीं दूंगा, हमेशा ताव तले उनका कॉलर भी ऊपर ही रखूंगा मैं अपने वालिद साहब का, और वो हर दुनिया की खुशी दूंगा जो किसी ने भी अपने माँ बाप को ना दी हो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। मतलब ओवैस के जो ख्यालात है ना, वो मेरे ख्यालात से बड़े मिलते जुलते हैं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं भी ऐसी सोचती थी और मैं भी ऐसी बातें करती थी कि भाई मैंने जो है वो, मैं अपने पेरेंट्स का जो है वो प्राउड हूँ, और मैंने जो है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिदैन के लिए करना है जो कुछ करना है, और मैं उनका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद रखूँगी। तो ये बड़ी, पता है, ये थॉट, ये मोटिवेशन जो होती है ना, ये छोटी छोटी मोटिवेशंस जब जाके, तो अब जब हम बड़े हो रहे होते हैं और ये फिर एक लेवल पर हम पहुँचते हैं, तो ये हमारे माइंड में हमेशा रहती हैं, और ये हमें हमेशा जो है ना वो एक तरह का किक ऑफ करती है कि भाई यू हैव टू वर्क, यू नो, you have to do this, हाँ, you can do this, you can do this। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये ओवैस ने सबके साथ में शेयर की, एंड इट्स रियली गुड कि आप इतने ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक हैं, होपफुल हैं, इतने टैलेंटेड हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे बढ़िए और आप जाके जितने इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं, जितने लोगों की ज़रूर कीजिए, और आपकी जो विश है बिलावल भुट्टो जरदारी से इंटरव्यू की, वो भी आई होप सो कि जल्दी ही जो है वो पूरी हो। बहुत सारी दुआएं ओवैस आपके लिए। शो पे आने का बेहद शुक्रिया। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और फिर दोबारा भी शो पर आइएगा आप, ठीक है? अच्छा जनाब, तो हमने आपको मिलवाया टैलेंटेड ओवैस से, और इनकी ढेर सारी बातों से जो है जाहिर है आप खुश भी हो रहे होंगे, और ये भी सोच रहे होंगे कि किसी बच्चे में इतनी हिम्मत भी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल हो सकती है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। अच्छा जनाब, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरी टॉप स्टोरी हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। महंगाई के मारे लोग, महंगाई के सताए हुए आवाम क्या सोच रहे हैं, नेशनल हाईवे पे क्या हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम ब्यूटी से रिलेटेड। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एक आज ऐसा इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फेस लिफ्ट से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनका जो फेस जो होता है वो उतना बैलेंस भी नहीं होता, या फिर दोनों साइड्स पे उनको प्रॉब्लम होती है, या एक साइड पे प्रॉब्लम होती है, या दीगर जो है वो मसले होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिल्किस साहबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। अच्छा बिल्किस साहबा, अब आप यहाँ पर मौजूद है ना, तो जब आप होती है ना किसी शो में, तो स्पेशली जब मेरे शो में है, तो मुझे लगता है भाई सारी जितनी बातें ना ब्यूटी से रिलेटेड बस पूछ लें, यानी बस कोई एक ऐसी चीज़ ना रह जाए कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाए बिना वो चीज़ रह जाए। लेकिन आज आप बताएंगी हमें कि फेस लिफ्ट कैसे किया जा सकता है, किन लोगों पर किया जा सकता है, और ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इसके लिए तो भाई बहुत जो है ना वो पैसे लगते हैं, पैसे भी लगते हैं और बड़े सारे प्रोसीजर भी होते हैं, लेकिन आसानी के साथ कैसे किया जा सकता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपकी ग़िज़ा बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अब मेरी मॉडल जो है मुझसे पूछ रही थी कि ना झुर्रियाँ पड़ती क्यों हैं? मैं कहा ये एक इतना सा जुमला है, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी है। सही। देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में होते तो भी आपको झुर्रियाँ पड़ती हैं। सही। पुअर न्यूट्रेंट, आप अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं खाएंगे तो, अब नॉर्दर्न एरिया वगैरह पे है जहाँ मतलब कि सतह समंदर से ऊपर वाले लोग हैं, तो वहाँ पर बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं यूवी रेजिस की वजह से। रीजंस अनेक हैं। सही। अब दुनिया क्या करती है कि अब पूरी दुनिया जा रही है बैक टू रूट्स। हाँ। ऐसा नहीं कि मैंने एस्थेटिक को मैं वो कह रही हूँ, एस्थेटिशियन करते हैं। हाँ। है काम, आपके चेहरे पे बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं, फिर लेकिन वो सस्टेन नहीं करते। कुछ का 1 साल का होता है, कुछ का 6 महीने का होता है, कुछ का 1.5 साल का होता है, फिर आपको सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती है। तो आज हमने आप लोगों के लिए आसान कर दिया। मैं थाईलैंड गई, आपको पता है थाई मसाज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना लोग करवाते भी हैं, और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे अगर अच्छी तरह कराया जाए। मैं तो गई थी ऑयल्स वगैरह के लिए, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह के लिए, और ये फेस लिफ्टिंग टेक्निक के लिए। तो मुझे ये पता चला कि ये तो सदियों से हम खुद भी करते आ रहे हैं। सही। जैसे सैलून वगैरह में ये जो है
वही मसाज के टेक्निक्स थे, मगर उसको इम्प्रोवाइज करके आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें कि आप घर में अपना चेहरा बेहतर कर सके, झुर्रियों से निजात हासिल कर सके। मैं उसकी बात नहीं करूँगी कि बहुत जो डीप लाइंस हो गई वो भी लाइटर हो सकती है। अच्छा, वो भी लाइट हो सकती हैं। सिर्फ आपने जो है ना प्रॉपर तरीके से इस ट्रीटमेंट को घर से करना है। जो आपकी अपनी एनर्जी है, अपने पोर्स की एनर्जी, उससे आप अपनी स्किन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। वाह भाई, हम तो देखना चाहेंगे कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो आप आपकी मॉडल भी यहाँ पर अभी मौजूद है, तो मेरे ख्याल में फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये फेस लिफ्ट जो है ये इतनी आसानी के साथ जो बताया जा रहा है ये वाकई में कैसे हो सकता है। अच्छा देखिए, तो मैं बिल्कुल मैं करती भी जाती हूँ और बताती भी जाती हूँ। जी जी जी। वैसे तो यहाँ पे कहाँ रखूँ मैं चीज़ें, यहाँ रख लेती हूँ। जी जी। अच्छा, वैसे तो देखिए आपके ना जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें वो जेन्युइन होनी चाहिए सबसे पहले। हाँ। ठीक है। अब पेप्टाइड्स क्रीम आ गई है ना, जैसे पेप्टाइड्स क्रीम है तो वो आप सीरम्स इस्तेमाल करें या वो क्रीम्स इस्तेमाल करें ताकि इसका रिजल्ट मिले, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। सही। आपको अगर अपना फेस लिफ्ट करना है तो इसका एक प्रोटोकॉल ये है कि आपने अच्छी तरह एक्सरसाइज करनी है। पहले आपने वॉक करना है ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़े। सही। क्योंकि लिफ्ट नोड से हम ड्रेनेज करें ना सारी चीज़ों को, तो आपने तकरीबन 10 मिनट तक वॉक करना है। ठीक। या जैसे आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़े। उसके बाद आपने जो देखिए हमारे पूरा अगर हमें फेस लिफ्ट करना है तो हमारे सर की मसाज भी ज़रूरी है। ओके। सर की मसाज करना है, ये पूरा एक प्रोसीजर है जिससे आप अपना फेस को लिफ्ट कर सकते। ऐसा नहीं कि यूं थोपा थोपा किया और हो गया। ये याद है, पूरे जिस्म की सर्कुलेशन को तेज करना है। उसके बाद अपने अच्छी तरह हेड मसाज करना है। हेड मसाज अच्छी तरह करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वैसे तो मैंने आपको कहा कि जैसे हमारे पास है कि सीरम्स होते हैं डिफरेंट, उसमें पेप्टाइड्स होते हैं, लेकिन मैं आज घर के लिए कि आप क्या करें, आप एलोवेरा जेल ले लें। सही। और पौधे से निकालें। अगर आपको किसी कंपनी पे भरोसा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है कि भाई आप एलोवेरा जेल ले लें और उसको पौधे से ही निकालें और किसी और कंपनी के ऊपर जो है वो उतना रिलाई नहीं करें। जी, क्योंकि देखिए अब मैं अपने नेचुरलाइज की जेल की बात करूं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वही वाला है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी कलर नहीं डाला। हाँ। दूसरे क्या होता है, आपने कभी भी इसको ना डार्क ग्रीन कलर में देखा होगा, लेकिन अगर आप जेल निकालते हैं तो डार्क ग्रीन कलर नहीं होता, डार्क ग्रीन कलर ही होता है उस एलोवेरा का जो तो आप इससे अच्छा बेहतर ये है कि आपने एलोवेरा जेल खुद जो है ना निकाल लें। ठीक है। ठीक है। देखिए जैसे मैं इतना सारा लूंगी क्योंकि अच्छा, और इनका ना एक तरफ करके बताऊंगी। एक तरफ, ठीक है। एक तरफ ताकि पता चले, ताकि आपको पता चले। सही। अच्छा, जैसे खवातीन मेकअप करती ना इतना सा करती हैं। जी जी जी। कान छोड़ देती, गर्दन छोड़ देती। तो इस प्रोसेस में ऐसा नहीं करना। ठीक। आपने यहाँ से लेके ये पूरा लिफ्ट नोड्स होते हैं जिसको ड्रेन करते हैं। हाँ। यहाँ तो हम अपने मॉडल के साथ नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझा रही हूँ, मैं ऊपर से बता दूंगी। ठीक है। सही। अच्छा, एलोवेरा जेल के साथ कोकोनट ऑयल ओके मिक्स करें। आप खोलेंगे मेरे लिए, इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपका बहुत अच्छा एलोवेरा जेल वही हो गया। और उन्होंने बताया कि जब आपने एलोवेरा जेल लेना है और वो आपने पौधे से निकाल के लेना है, उसके बाद उसमें आपने जो है वो कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। और इस सारे प्रोसीजर से पहले आपने वॉक भी करनी है फेस लिफ्ट करने से पहले। और फिर उसके अलावा सर का मसाज जो है वो भी करना है। और अभी जो है ये अप्लाई हो रहा है इस वक्त एलोवेरा जेल ना, एलोवेरा जेल विद कोकोनट ऑयल। तो अभी जो अप्लाई कर रही है वो ये कर रही है कि एलोवेरा जेल विद कोकोनट ऑयल उसको अप्लाई कर रही है। उसके बाद फिर जो है बताएंगी कि किस तरीके से फेस जो है वो लिफ्ट किया जा सकता है। और वो वन साइड, ये अब आप देख भी सकते हैं कि ये वन साइड जो है, पहले मैं लगा तो दोनों तरफ लूंगी कि जैसे फिर बाद में इनका ये वाला भी ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे ना। हाँ, तो फिर ये लेकिन पहले वन साइड का करके आंखें नहीं खोलेंगे आप, रिजल्ट जो है वो आंखें आपने बिल्कुल नहीं खोली। और जिसका भी ये फेस लिफ्ट कोई अगर ये खुद से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आपकी हाथ की एनर्जी होती है, आपने अपनी हाथ की एनर्जी को यूज करना है। सही। ठीक है। और एनर्जी को यूज करने के लिए जैसे आपने प्रिपरेशन करना है तो आपने इसको इस तरह
आपस में बिल्कुल मिला लेना है। और ऐसा नहीं कि हाथ ठंडे हों फिर आप कर रहे हो। और घर पे आप करोगे तो आप क्या किस तरह करोगे कि पहले एक गर्म पानी के बॉल लोगे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मसाज करते हैं, तो आपके पोर्स खुलते हैं। तो गर्म पानी से और टॉवल को 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि पोर्स मजीद खुलें, ताकि आप जो काम कर रही हैं वो प्रॉपर तरीके से जज्ब हो। अच्छा, अब इनका मैं आप सबसे पहले हम यहाँ वाला करते हैं। माथे से शुरू करते हैं। माथे से शुरू करते हैं। पहले हल्का हल्का, जैसे फेशियल के पॉइंट्स होते हैं सेम सही है, सेम पॉइंट्स हैं। आप रिलैक्स हो ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी अंगूठी उतार देती हूँ। श्योर। इसके बाद आपने अपना पूरा हाथ यूज़ करना है। पाम भी इस्तेमाल होंगे, फिंगर टिप्स भी इस्तेमाल होंगी, और आपके ये वाली चीज़ें भी होंगी। सही, ठीक है। प्रेशर से होंगी। तो अब इनका ऐसे तो कैमरे में दिखाने के लिए ये वाली चीज़ है ना, इससे आपने प्रेस करना ऐसे, फिर इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, ऐसे करके ऊपर ले जाना है। ऐसे करके ऊपर ले जाना है। मैं हाफ कर रही हूँ, ठीक है। ये अच्छा, ये पाम जो है ना, पाम से और ये अब देखें, पहले वो किया, आप अगर देखें तो रेड हो रहा है, आपने प्रेशर देना है। ठीक है, उसके बाद का इस्तेमाल, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर ले जाएंगे। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर ले जाएंगे। ठीक, सही है। ये आईब्रो लिफ्ट इस तरह। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत सारा जंग नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। हल्का हल्का, एक दिन में आप बिल्कुल जो है ना जुलेखा नहीं बन सकते, याद ठीक है, सही। तो आपने आराम से करना है, आराम से। ये तरीके हैं, इस तरीके से आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। स्ट्रोक बता देती हूँ, पहले 10 दफ़ा ये वाला करें, फिर 10 टाइम्स ये करें। अच्छा, ठीक है। हमारे पास 10 दफ़ा हथेलियों के साथ, 10 दफ़ा हथेलियों के साथ क्लॉकवाइज, और 10 दफ़ा फिर आपने ये जो मैंने आपको बताया है ये वाला। ठीक है, इस तरह मुट्ठी बना के ये इस तरह मुट्ठी बना के आप करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, अच्छा, ये मुट्ठी बना के ना, ये वाली ये इसके ये कॉर्नर्स से ना अपर डायरेक्शन। यस, सही। ये इस तरह, ताकि जी। हाँ, और यहाँ मैं मतलब कि ये बालों में ले जाना है, बालों में ले जाना। यस, क्योंकि एलोवेरा ऑयल है ना, ये देखें, इस तरह लिफ्ट करना है। हाँ, ये अच्छा, आपने लिफ्ट करना है। थोड़े से बाल भी आप थोड़े से पुश करना है। अच्छा जी। और देखिए, एक आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। 10 टाइम्स आपने पहले ये वाला किया, फिर आपने इस तरह किया, फिर आपने 10 टाइम्स, फिर दोबारा पाम, फिर दोबारा ये मुट्ठी बना के, तो फिर उसके फिंगर्स के कॉर्नर से चली जाए। ये अभी जो है वो फेस लिफ्ट का जो प्रोसेस है वो जारी है। अभी इसके रिजल्ट हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और आगे क्या प्रोसेस है ये दिखाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाना आप। वेलकम बैक। तो जनाब, हो रहा है यहाँ पर फेस लिफ्ट, और किस तरह से आप अपने फेस की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। और बिल्किस साहबा जो है वो हमें बता रही है कि भाई ये क्या प्रोसीजर होता है। अभी जो है वो फोरहेड से स्टार्ट किया है, और अभी ये देखें कि किस तरीके से कर रही हैं ये फेस लिफ्ट। बताती भी जाएगी, मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए सारे। हाँ, ठीक है। ये अब ये जो ना जस्ट कर रही हूँ, देखिए, आप जब इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं तो ये इसकी सर्कुलेशन तेज होती है। तो ये फौरन जज्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे अभी तो इनका वो वाला, इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, हेड मसाज नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इनकी स्किन की नीड इतनी थी, जो मैंने प्रेशर दिया तो उससे सारा जज्ब हो गया। अब आते हैं कि आप अपने आई को कैसे लिफ्ट करेंगे ना। ये देखिए, इस तरह ये आईज को कैसे लिफ्ट करना है, यहाँ पर एक, और इसके साथ ही ये दोनों फिंगर्स के साथ प्रेशर दिया आपने नेजल एरिया की तरफ ना। हाँ, और ये शहादत की उंगली से जो सॉकेट बना हुआ है ना, आई सॉकेट, आई सॉकेट बना हुआ है, इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे। या इधर आप खुद करेंगे तो ये 2 उंगलियों से ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। राइट। ये 2 उंगलियों से करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। राइट। ये देखें, आंखों पे नहीं मारना।
ये वाला जो एरिया है हाँ। इधर, और अच्छा, इसमें प्रेशर pressure बहुत लाइट, लाइट बहुत लाइट। मैंने अगेन मैं कहूँगी कि हाँ। एक दिन में कुछ नहीं होता। सही। ये देखें, बस आपने इसको पकड़ना है ताकि ड्रेनेज पॉइंट है वो ड्रेन आउट हो चीज़ें, और आपने इसको ऐसे करके ले जाना है। मैं अगर खुद करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं इनका ये वाला पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है? राइट। अच्छा, तो ये कितने मतलब एक टाइम में अगर ये कोई फेस लिफ्ट अपना करे ये वाले टिप, तो फिर वो हो जाता है, या कितने दिन करना होता है रेगुलर? कुछ ये तो रेगुलर करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर करना है। एक दिन छोड़ के करें, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के करें। कितने दिन तक रिजल्ट आ जाता है? आपको अपना चेहरा खुद बताएगा कि कितना आपको रिजल्ट कितनी जल्दी मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा। सही। अच्छा, आंखों के ऊपर ना ये देखें, और वो जो फौरन से जो है वो जादू वाला काम हो जाता है कि जी इधर आपने फेस लिफ्ट किया, उधर हो गया, ऐसा कुछ होता है इसमें? जादू देखो बेटा, 3 घंटे की फिल्म में होता है। सही है? सही कह रही। वो 3 घंटे की फिल्म में होता है, जिंदगी में नहीं होता है। सही। 3 घंटे में आप पैदा भी होते हैं, 3 घंटे में आप बूढ़े भी हो जाते हैं, आपकी औलाद भी हो जाती है। हाँ। ये सिर्फ कहानियों में होता है। सही कह जो आप 1 घंटे में 15 मिनट में पढ़ लें, या फिर आजकल टिकटॉक ऐप निकली है, वो आप जवान भी होते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जनाब सुन लें, जो लोग भी ये समझते हैं कि आपने अभी ये थेरेपी की, अभी ये मसाज किया आपने, और फिर उसके बाद आप फौरन से जो है वो आपका फेस लिफ्ट हो जाएगा और फौरन से चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता, कुछ फर्क पड़ता है। फौरन से तो बेटा, अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी कराते हो तो उसके रिजल्ट भी आपको 14 डेज में मिलते हैं, 14 डेज में मिलते हैं जाकर। तो जनाब ये जो लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ होता है ना कि अभी हम गए और अभी ट्रीटमेंट हुआ, अभी तो हम फेस लिफ्ट अभी हमने किया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। भाई कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। मुस्तकिल तौर पर आप ये रेमेडी, ये मसाज जो है वो अप्लाई करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। बट कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं हो जाती है कि जी आपने आज जो है वो थेरेपी कराई है, रेमेडी कराई है, आज आप गए एस्थेटिक क्लिनिक और फ़ौरन सारी चीज़ें हैं, कि ऐसा नहीं होता। अच्छा, अभी अगला स्टेप आप क्या बता रही हैं? अगला स्टेप देखिए, नेज़ोलेबल फोल्ड और ये सारा ड्रूप हो रहा है ना, इसको आप कैसे करेंगे? इधर सीधा सीधा आपने ये वाला करना है। ठीक, ये ओके, ये जॉ लाइन के पास, जॉ लाइन के पास, ये अच्छा, और यहाँ से ऐसे, ये खुद भी कर सकते हैं। यहाँ अच्छा। प्रेशर देना है और इसको उठाते हुए यहाँ लाना है, कान के पास प्रेशर देना है। हाँ। और इधर प्रेशर देना है, इधर। जब तक आपको अपने इस चेहरे पे हीट महसूस ना हो कि आप हीट अप हो रहा है, रेड हो रहा है। सही, ठीक है? सही। ये देखिए, ये आपने प्रेशर देना है और इसको लिफ्ट करना है, प्रेशर देना है, लिफ्ट करना है, यहाँ से ऐसे, राइट। यहाँ से अगर अब ये करके इनको भी पता चलोगा कि कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आपको क्या महसूस हो रहा है, कुछ बता सकती हैं? यहाँ पे मैंने जैसे ना दर्द, इधर खिंचाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है इस तरह, और ये खिंचाव आपको 1-2 घंटे तक महसूस होता रहेगा, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती रहेगी। ओके, अच्छा, सही है? खिंचाव महसूस हो रहा है। अब देखिए, इधर प्रेशर क्या लाइट प्रेशर? बहुत लाइट प्रेशर, चेहरा आपका है, हाँ, कहीं भागा नहीं जा रहा। एग्जैक्टली, सही, सही है। आपने लाइट प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा लाइट। सही, सही है। ये देखिए, ये इस तरह, ये बहुत ज़बरदस्त थेरेपी है। अच्छा, नेज़ोलेबल फोल्ड को आपने किया, उसके बाद आपने ये वाला एरिया करना है, तो इधर आ जाएंगे ये इस तरह। आप अपने स्ट्रोक्स खुद बना लें, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा आपने करना है, लेकिन बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट। अच्छा, हाँ, वो देखिए जॉ लाइन उनकी हल्की हल्की इनहेंस होनी शुरू हो गई है। हाँ, बहुत, जितना अगर आपके पास सीरम्स अच्छे हैं ना, आप अच्छे सीरम से खुद करते हैं, जैसे ट्रिपल पेप्टाइड सीरम्स आज आ गए जो पेनिट्रेट होते हैं। सही। तो आप अगर उससे करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें अभी आपने एलोवेरा, कोकोनट ऑयल और मैंने ये नहीं किया कि मैंने लोगों के लिए, आप लोग को समझाने के लिए करी, तो आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है? ये देखें, इनके लिपस्टिक हाथ में कोई बात नहीं, ये देखें, ये अच्छा। अब अगर देखेंगे ना तो ये वाले इससे ना इनका इतना ये अच्छा सा कट निकल आएगा। हाँ, कट अभी निकल हो भी रहा है, थोड़ा एनहांसिव लग रहा है, वो ये कट निकल आएगा। मैं इसलिए एक तरफ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना ज़बरदस्त है। हाँ। ठीक है? ये देखें। अच्छा, अब जब यहाँ आते हैं ना, यहाँ आते हैं तो आपको ये करके
ऐसे करके ये देखिए, ये टेक्निक है इसकी। हाँ, ये ड्रेनेज पॉइंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, ऐसे करके ना जैसे सी बनाते हुए नीचे लेके जाना है, यहाँ हार्ट के बीच में यहाँ पर फिर आपने इस तरह करके मसाज करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये ड्रेनेज पॉइंट है, ये आपके सारे लिफ नोड्स जो हैं वो ड्रेन आउट होंगे। ओके, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। चले जी, बिल्कुल आपने ये सारे जो पॉइंटर्स हैं फेस लिफ्टिंग की ये याद रखने। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद बस वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो जनाब फेस लिफ्ट जो है वो इस वक्त हमारे शो पर हो रहा है। बिल्किस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको बता रही हैं प्रोसीजर की किस तरह से आप अपना फेस जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, खूबसूरत लग सकते हैं। अच्छा, अभी कहाँ तक पहुँचे हम? अभी पूरा चेहरे का हो गया। ये वाला हिस्सा होता है ना, ये और गर्दन का होता है ये। इनका ये जो ना फैटी भी है, फैटी भी। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों का ये वाला एरिया बहुत फैटी होता है। ये क्या करेंगे फिर? वो डबल चिन की उसमें भी है, डबल चिन। हाँ, फैट है तो ये डबल चिन है इनकी ना। तो अव्वल तो पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज करें आप। अच्छा, ठीक है, सही। यहाँ पर फिर आप वो कर सकते हैं कि आप कोई क्रीम्स आती हैं बहुत सारी, जो स्लिम करने के लिए होती हैं, तो वो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा लगाकर फिर आपने करना है। ये करना भी, इसको भी ऐसे करके ना, जैसे ये वाला, ये देख रही हैं आप। अच्छा, इसके साथ भी उसी तरह मुट्ठी से जो है, मुट्ठी से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज करना है ना, ऐसे ये इस तरह और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करना है। इसको भी नहीं भूलना। आप तो ये इसका जो आप बताती होंगी, जैसे इतने सारे लोगों को आपने बताया होगा, लुक क्या है इसका? अच्छा रिजल्ट है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा फीडबैक आता है इसका फीडबैक देखिए, पूरी दुनिया ना बैक टू रूट्स, सब हम रूट्स की तरफ, सब कर लिया हमने। जमीन देख लिया, आसमान देख लिया, सब कुछ देख लिया, फिर हमने कहा नहीं यार वही सही था, वापस वहीं चलते हैं, वही बैक टू रूट्स। बैक टू रूट्स, सही। तो अब जब बैक टू रूट्स आ रहे हैं तो इसको फिर नए नए नाम दे रहे हैं। फेस जिम का नाम दे रहा है, कोई फेस लिफ्ट का नाम दे रहा है, कोई योगा का नाम दे रहा है, कोई किसी का नाम दे रहा है, लेकिन ये है वही पुरानी चीजें। आप अगर किसी अच्छे सैलून में जाते थे तो वहां पर आपको ये टेक्निक कम और पेश दूसरे तरीके से की जाती थी। सही है। हमें ड्रेनेज पॉइंट पता होने चाहिए कि आपके चेहरे पे ड्रेनेज पॉइंट कहाँ है, आपका लिफ्ट नोड कहाँ आपने ड्रेन करना है, आपने अपनी चीज़ों को कैसे सही करना है। फिर अगर आप इसी फेशियल के साथ वाइटनिंग का भी कर सकते हैं, फ्रैकल्स का भी कर सकते हैं, हर चीज़ का कर सकते हैं। सही, लिफ्टिंग भी हो जाती है और अगर आपको ये कोई मसला हो तो वो भी हल हो जाता है। लेकिन अगेन इसमें आपके जो एनर्जी होती है, हमारी हैंड्स एनर्जी जो होती है, उसका यूज करते हैं, वो आपका टूल है। अब उस टूल को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वक्त थोड़ा सा कम है और मुकाबला जो है वो थोड़ा सा सख्त है, तो ये इसी तरह करके अगेन वो ले जाना है। आप अगर इनका चेहरा देखें ना, दोनों तरफ देखें, ये जरा दिखाएं भाई। फेस लिफ्ट वाला जो साइड है इनका और ये वाला जो दूसरा साइड है, बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये वाला साइड इनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लग रहा है कि जी हेल्दी, और ये वाली साइड इनकी जहाँ पर फेस लिफ्ट की है वो वाकई बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अगर इनके ऊपर अगर फ़ौरन से अगर मेकअप किया जाए तो ये बड़ा अच्छा लुक आएगा मेकअप के बाद। और अभी भी जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है ये रिजल्ट आया, यू नो, इट्स अमेजिंग। ये तो वाकई, ये आप कह रही थी ना जादू नहीं होता, ये तो आपने कर दिया। अच्छा, इस तरफ ना क्या करना है जादू? इस जब आप ये कर लें ना, फेशियल पूरा आपका हो जाए, आप फेस लिफ्ट कर लें सब, तो फिर आप अपने पोर्स को भी लॉक करें। अच्छा, पोर्स लॉक करें। पहले आप गर्म पानी से चेहरा साफ करें। सही। उसके बाद आप क्या करो कि ठंडे पानी में डाल के टॉवल वो रख दें। सही। तो गर्म और ठंडा, फिर आपने लॉक कर दिया, फिर वो रहेगा। ओके। अगर आपने शाम में कहीं शादी में जाना है तो आप सुबह कीजिए, आपको शाम में बोलेंगे कि आपने क्या फेशियल कराया है, क्या किया है। फिर ये होता है ना कि इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, फिर आपके चेहरे को देख के कि यहाँ की पेप्टाइड्स क्रीम अलग होती हैं, इसकी लिफ्ट करने की अलग होती हैं, यहाँ की अलग होती है स्लिम करने की। फिर उस तरीके से घर में जो लोगों के पास अवेलेबल मोस्टली होता है वो एलोवेरा। ये देखिए, एलोवेरा और जो मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल। आप एलोवेरा कोकोनट ऑयल में अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं तो दालचीनी पीस के डाल दें। बहुत ही कम, बहुत कम, पहले सुन लीजिए, बहुत कम। सही है। पिंच डाल दीजिए और सिर्फ उस एरिया का आप मसाज उससे कीजिए। सही। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे चेहरे का, मतलब जिस जगह पर वो आपको दाग धब्बे या झाई हैं
उसमें जो है वो आपने एलोवेरा जेल और उसके अंदर कोकोनट ऑयल और थोड़ी सी दालचीनी। तो जनाब ये तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज हुआ है ये फेस लिफ्ट, और ज़बरदस्त जो है वो टिप, ज़बरदस्त इसको रेमेडी कह लें या ज़बरदस्त जो है वो मसाज करके दिखाया बिल्किस साहबा ने। अच्छा बिल्किस साहबा, अब क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया, तो इसको आप क्या बता रही थी कि एक दिन छोड़ के एक दिन अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलर कोई उसका कोई इशू? अच्छा, अगर कुछ होते हैं कि यंग एज में भी नेज़ुलेबल फोड्स जो है ना ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप इसको ऐसे करके ना फिर यूं करके हाथों से भी कर करके ऊपर ले जा सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको वो सिखाया जो मैं सीख कर आई हूँ। ठीक है जी, मैं सीख कर आई हूँ, तो उस आपको जो है ना प्रैक्टिकली करके बताया, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे। चले जी, बहुत शुक्रिया बिल्किस आप हमारे शो पर आई और हमें जो है वो वाकई मैं तो इसको कहूँगी मैजिकल रेमेडी जो है वो फेसलिफ्ट की बिल्किस आपा ने हमें करके दिखाई है। आज का शो कैसा लगा, ये रेमेडी कैसी लगी, ज़रूर आपने हमारी सोशल साइट्स पर बताना है। आज के शो से फिलहाल इतना ही, कल फिर आएंगे नई टॉप स्टोरीज़ के साथ और नए इशूज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, इस तरह ही मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।